सभी को फिर से जोहार। इस बार इस क्लास की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करते हैं। कहानी कुछ ऐसे होती है कि एक बार परमात्मा को ध्यान होता है कि पृथ्वी पे सिर्फ जल ही जल होता है, कोई सतह नहीं होती है, यानी कि लैंड मास इन इंग्लिश। तो उनको इसका बोध होता है कि धरती पे तो कोई क्रिएचर नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई मानव नहीं है, तो उनका रिस्पेक्ट कौन करेगा। आखिर सृष्टिकर्ता में बाकी फॉलोअप्स कौन होंगे। ये पैंजिया और पैंथालाशा का स्टोरी नहीं है कि सिर्फ पानी ही पानी, समुद्र तल नहीं है, सिर्फ पानी है। पैंथालाशा हुआ करता था। तो फिर उन्होंने क्या किया ना कि हंसों को दो जोड़े, एक हंस एक हंसनी, उनको बनाया और पृथ्वी पे भेजा पानी में। बहुत जब तैरने के बाद जब उनका प्रजनन का अवस्था आया तो उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ प्रजनन करें। तो उन्होंने ना एक काड़म डाड़े, एक पेड़ होता है, उसका निर्माण किया और बोला कि आप अपने अंडे को इसी में दे दो। वो जब अंडा जब होता है तो उससे दो मानव निकलते हैं, जिनको कहते हैं पिल्चू हड़ाम और पिल्चू बूढ़ी। बूढ़ी जो हम लोग एल्डरली पर्सन को कहते हैं बूढ़ी, वो बूढ़ी, और हड़ाम आगे बताऊंगा मैं आपको कि किस लैंग्वेज में मानव को बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि अब जल तो था नहीं और एक सब पेड़ ही के इतना भर वो ज़मीन थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि भगवान थोड़ा और ज़मीन की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक केचुआ और एक कछुआ दोनों को भेजा कि जाओ आप। केचुआ को बोला कि स्थल को यानी कि लैंड मास को आप कछुआ की पीठ के ऊपर स्टैब्लिश कर दो, बैठा दो। तो इसके बाद क्या हुआ कि होल लॉट ऑफ लैंड मास यानी कि भूमि का इवोल्यूशन हुआ पृथ्वी पे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पिल्चू हड़ाम और पिल्चू बूढ़ी हैं, इनसे ना 7 लड़कियां और 7 लड़के इन्होंने पैदा किया। तो इनकी शादी हो गई आपस में। तो फिर इन दोनों को ख्याल आया, अरे यार ये तो अमर्यादित हो गई, इनडिसिप्लिनरी चीज़ हो गई, और ऐसे तो मतलब डिसिप्लिनरी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया ना कि इन जोड़ों को 7 गोत्रों में बांट दिया, ताकि ये फिर क्या कहते हैं कि आपस में ना करें, मतलब अंतर जो होता है उसमें करें, एक ही गोत्र में ना करें। फाइन। और फिर इनका इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हुआ। आई रियली होप आपने ये जो स्टोरी है ये सुना होगा। नहीं? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। तो क्या हुआ ना कि महाभारत काल के बाद जो कृष्ण थे, उसके बाद उनके जो जन्मेजय आते हैं, तो उन्होंने ना संपूर्ण पृथ्वी पर से ना नाग को ख़त्म करने लगे, क्योंकि किसी नाग ने उनके डायनेस्टिक में किसी को काट दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक पुंडारिक नाग है, वो भागता 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 गया बनारस, और वो वृक्षधारी नाग था। तो उसने भेष बदल करके वहाँ की एक युवती है पार्वती नाम की, उसके साथ शादी कर ली। वो ब्राह्मण युवती थी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने क्या कहा युवती ने कि चलो भाई अब शादी हो गई है, तो अब जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है उसके धाम पे चलते हैं, फ्रॉम वाराणसी। अब जो बनारस यूपी का आज का और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आज का, उसकी जो रास्ता जाती थी ना, वो छोटा नागपुर होकर जाती थी। छोटा नागपुर में भी स्पेसिफिक आज के रांची के आसपास होकर के जाती थी। तो एक जगह है सुतियाम्बे, तो वहाँ पे एक तालाब है, अंधेरा तालाब, इंजोरिया तालाब, अंधेरिया तालाब। तो वहाँ पे जाने के बाद ना उसको प्रसव पीड़ा होने लगी। तो दर्द मिटाने के लिए, हटाने के लिए, उनकी क्या कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया कि अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताओ, ऐसा वैसा कुछ बताओ। एक्चुअली क्या कहते हैं कि ये जो पुंडारिक नाग था, तो इसकी जीभ जो थी ना वो नुकीली ही रह गई थी। तो उसने इसका रहस्य जानने की कोशिश किया। तो उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ें हैं कि मेरा ओरिजिन क्या है, और फिर ग्लानी में वो बगल वाले तालाब में जाके छलांग मार गया। तो ये देखते हुए इनको भी रहा नहीं गया, पार्वती को भी। दिस इज़ नॉट दैट पार्वती शिव वाली, ये दूसरी हैं। तो फिर उन्होंने भी बच्चा देने के बाद ना उन्होंने भी छलांग मार दिया कि मैं भी जान दे देती हूँ। उसके बाद उधर से मदरा मुंडा जो है वहाँ के लोकल राजा हुआ करते थे, तो उनके जो क्या कहते हैं कि जो पंडित लोग हुआ करते थे, पुरोहित लोग हुआ करते थे, वो उधर से जा रहे थे। उन्होंने एक बच्चा देखा, और बच्चे को ना एक, जैसे आपने कृष्ण की लीला में देखा होगा कि जब उनका जन्म हो रहा था ऊपर से वो जो नाग जो आप लोग हैं उन्हें ढका हुआ है, तो इस पुंडारिक नाग ने उसको कवर किया हुआ था, यानी कि शेल्टर दे रखा था।
तो फिर क्या हुआ कि वो ले गए मदरा मुंडा के पास, और मदरा मुंडा ने एज ए दत्तक पुत्र उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसका नामकरण किया। उसका नामकरण किया फनी मुकुट राय। तो उनका अपना बच्चा था मुकुट राय, इनका नाम रखा फनी मुकुट राय। फनी फन जो कि पुंडारिक नाग से निकला। आपने शायद ये स्टोरी सुना होगा। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों जो आपके सामने हैं मेरे, उसने सुना होगा। नहीं? अरे भाई, अच्छा चलो मैं तीसरी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो क्या हुआ ना कि अयोध्या के राजा राम थे और उनकी शादी हुई मिथिला की रानी। ये कुछ सुना सुना लग रहा है ना? ये रामायण की स्टोरी है शायद। आपने इसको जाना है क्योंकि इसका प्रसार हुआ है, इसकी एक्सेप्टेंस है, इसकी क्या कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन है, फैलाव है। इसीलिए जो दूसरी कहानी थी पुंडारिक नाग वाली, वो आज की डेट में छोटा नागपुर के राजा या वंशावली, जो मुख्य जो छोटा नागपुर जो होती है उसकी क्या कहते हैं कि आपका नागवंशावली जो आपकी होती है, नागवंश जो होते हैं आपके, जो शाहदेव हैं यहाँ के राजा हैं, उनकी कहानी है, उनकी ओरिजिन की कहानी है। ये फनी मुकुट राय की कहानी ना कुछ हिस्टोरियन 64 एडी में बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियन 83 एडी में बोलते हैं, बट जो भी बोलते हैं ये पहली शताब्दी के साथ ही ये एसोसिएट की जाती है। तो ये तब की समय है। इनको ये क्लेम किया जाता है ना कि ये रनिंग कंटिन्यूएशन में सबसे लंबी डायनेस्टी है ऑन द अर्थ, अलॉन्ग विथ वन जापानीज़ डायनेस्टी, कुछ है ऐसा, जो कि भी फर्स्ट सेंचुरी एडी से ही कंटिन्यूएशन रनिंग में ही है, अभी तक एग्जिस्ट करती है। और तीसरी जो कहानी है वो मैंने संथाल दंत कहानियों से, किंवदंतियों से ली है, जो कि पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी की कहानी थी। अब आप एक बात सोचिए, ज्योग्राफी देखिए। संथाल जो होते हैं उन एक मार्जिन ऑफ झारखंड में, जो कि ईस्टर्न मार्जिन में है, नदन मार्जिन में है यानी कि राजमहल और साहेबगंज, और सदर्न मार्जिन में है यानी कि अब मेरा रिसर्च फील्ड वाला एरिया ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, उसके नीचे आप जाओ मयूरभंज, उसके बगल में जाओ बीरभूम, तो मानभूम, ये सब इलाका जो होता है ना इस एरिया में है। झारखंड की बात करो तो एक सेटल एरिया में, हालांकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। उसके बड़े आप ज्योग्राफी में जाओ तो वो फिर नागवंश आ जाते हैं आपके, शाहदेव लोग आ जाते हैं आपके, है ना। उन्हीं में से एक वंश के एक फ्रेंड ने मेरे साथ भी पढ़ाई की है सेंट जेवियर्स कॉलेज में फॉर फंक्शनल इंग्लिश। ही वॉज माई क्लासमेट, बैचमेट। तो आप इस वंश के बारे में जानते हैं। हालांकि तीनों की तीनों कहानियां हैं वो माइथोलॉजिक लगती हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में ना लेजेंड्स ज़्यादा है, फैक्ट्स कम है ना। लेजेंड्स मतलब कहानियाँ, किंवदंतियाँ, रिडल्स, पजल, है ना, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं। क्योंकि फैक्चुअली बात करो आप तो आप तार्किकता के आधार पे कह सकते हो कि अरे यार ऐसा होता है क्या या वैसा होता है क्या, लेकिन हमें साइंटिफिक रिसर्च के इसके आर्गूमेंट के पीछे नहीं जाना है। हमें ये जानना है कि ये दंत कहानियाँ हैं, चाहे एपिक्स हैं। एपिक्स मतलब महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत। रामायण महाभारत महाकाव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको दशकों के पीरियड में लिखा जाता है। जैसे कि रामायण थोड़ी पहले से आ जाती है, 600, 700, 800 जैसा हिस्टोरिकल फैक्ट्स में माना जाता है। मैं ब्राह्मणिकल जो माइथोलॉजिकल जो चैलेंजेस है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। वो जाती है प्रथम या दूसरी शताब्दी तक। महाभारत है वो 1-200 साल पीछे से जाती है और वो आगे तक फिर वो भी जाती है, गुप्ता तक जाती है, राइट। तो इनको ना 600, 700, 800 सालों में कंपोज किया गया, इसीलिए इसको महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। और जो लेजेंड हो गए, जो कहानी हो गई, तो ये एक स्पेसिफिक कहानी हो गई, एक डायनेस्ट हिस्ट्री हो गई, जो नागवंशी रूलर हैं छोटा नागपुर के, फनी मुकुट राय से जो शुरू होती है, जिनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। जो झारखंड की हिस्ट्री जानते हैं या जो जान रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए ये बात कि उनको आदि पुरुष कहा जाता है। तो इसके अलावा लेजेंड हो गई तीसरी कहानी, हमारी संथाल की कहानी, हाँ, वो किंवदंती में आ जाती है। फाइन। तो ये जो तीनों कहानी हैं, चाहे ये मतलब इसको माइथोलॉजी में ही लाया जाए, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ना दिया जाए, लेकिन ये फिर भी ना अपने आप में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से थ्रू आउट करती है। तो जैसे रामायण की कहानी लो तो आप अयोध्या की कहानी लोगे, आप मिथिला जाते हो, आप श्रीलंका की कहानी देखते हो, है ना। तो आपको एक
जियोग्राफी, एक कल्चरल कनेक्ट और एक हिस्टोरिकल टाइम, और फिर उसके साथ कैरेक्टर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जाते हो तो वो चीज़ें निकल के आती हैं। बहुत बार ये चीज़ें हमारी सोसाइटल जो क्या कहते हैं कि रियलिटीज़ होती है, जैसे कि वाल्मीकि हुए और उसमें जो भी कैरेक्टर था, जिसकी जो भी बैकग्राउंड आज की डेट में सोशली रिकॉग्नाइज होती है कि आप इस कास्ट से आ जाते हो, वो उस कास्ट से आ जाते हो, इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है, ये सब चीज़ की भी एक रियलिटी दे जाती है ना। तो दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं कि नागवंश की जो कहानी मैंने आपको बताया, उससे भी एक रियलिटी मिलती है। वो जियोग्राफिक होती है कि इस क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक एरिया में, यानी कि जैसे कि अगर इस तालाब की बात कर लिया जाए, अंधेरिया और इंजोरिया, तो ये आपकी क्या कहते हैं सुतियांबे वाले इलाका में, जो कि रांची से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से बोले तो सबसे ज़्यादा वज्रपात एरिया होने वाला इलाका है रांची के आसपास, रांची प्लेटो में इनफैक्ट। तो इसकी ज्योग्राफी वो बताती है, इनकी ओरिजिन बताती है थोड़ा सा कि मतलब उस समय एग्जिस्ट करते थे कौन, मुंडाज। तो मदरा मुंडा थे उस समय, उनके बारे में क्लेम है कि वो 500 साल पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये जो फनी मुकुट राय हैं, इनके टाइम में एक और जो है ऋषा मुंडा, या कोई लेखक कहते हैं रीता मुंडा, ये डिबेटेबल है क्या नाम है, बट आपको जानना चाहिए कि मतलब संदर्भ जानिए। तो जो 7 हैं उनके टेरिटरीज़, और जिसको 21 परगनाओं में क्या कहते हैं कि बांट दिया गया था। 7 टेरिटरीज़ मोटा मोटी आज की डेट में छोटा नागपुर हुए, सिंहभूम हुए, ढालभूम हुए, मानभूम हुए, पलामू हुए, है ना, और एक सरगुजा आता है छत्तीसगढ़ में, एक वो हुआ, अपार्ट फ्रॉम दैट हजारीबाग हुआ। तो एक स्फीयर जो है, ज्योग्राफिकल स्फीयर है, वो कंसोलिडेटेड है इस पर, जो कि छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड से लेके आज की डेट में सिंहभूम का कुछ एरिया उड़ीसा तक और मानभूम का कुछ एरिया वेस्ट बंगाल तक वो जाता है। तो ये चीज़ डिफ़ाइन करती है, उनका एक्सटेंड डिफ़ाइन करता है कि हाँ वो राजा ने किस किस एरिया तक किया। तो उससे रिसर्च आपका क्या कहते हैं कि अप्रोच चला जाता है कि हमारा दायरा क्या रहेगा, कितना रहेगा, किस काल में रहेगा। मुंडास ट्राइब के बारे में वो बता रहा है, जैसे मैंने 2 मिनट पहले मेंशन किया, राइट। अब मुंडास के साथ साथ ना यहाँ पे ओरांस आए थे लेटर ऑन। तो ओरांस के बारे में एक लेजेंड है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ना, तो वो द्रविडियन सिविलाइजेशन है, और द्रविडियन में जो थे वो कुड़ुक कहते हैं, धनकर कहते हैं ओरांस को। तो ओरांव जनजाति वो वहाँ तक गई थी, राइट, और फिर उनका वहाँ से पलायन होता है। तो एक थ्योरी ये भी होती है ना कि हमारी जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, और उस अर्बन से लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में वो शिफ्ट हो गए हैं, वो माइग्रेट कर गए हैं, जो कि हमारे लोकलाइज ट्राइब्स हैं, जैसे कि मुंडा ओरांव। वो घूमते पंजाब से क्या कहते हैं यूपी से, बिहार से होते हुए झारखंड के जंगलों में छोटा नागपुर में आ गए, रोहतासगढ़ होते हुए। ये एक थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी आप देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी, कि जो रूरल जो आपका क्या कहते हैं कि लोग होते थे, जैसे कि अटैकर्स इन्वेजर माना गया है, चाहे आर्यंस को बोलो, चाहे जो वैदिक सिविलाइजेशन की जैसे जेनेसिस होती है, उन्होंने सिटीज़ और सिटी कैपिटल्स का निर्माण किया, जो महाजनपदास लेटर ऑन कहलाएँ। तो एक ये कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी कि आज के आदिवासी पहले नगरीय शासन में रहा करते थे, व्यवस्था थी, और जो ग्रामीण जिनका था वो आज के डेट में नगरीय समाज के हिसाब से सेटल कर गए हैं। एक थ्योरी है। तो आपको इसके अलावा और क्या समझने वाली बातें हैं? अच्छा, एक बात चीज़ है आप समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध का काल बहुत लेटेस्ट अभी नहीं जाते हैं, जब से टीवी, मोबाइल और इंटरनेट आया है, लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा माइलस्टोन की बात करते हैं, थोड़ी पीछे जाकर के, तो द्वितीय सेकेंड विश्व युद्ध की जो बात करते हैं वो, उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध, उससे पहले 1857 की क्रांति, बीच के भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। 1757 के प्लासी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलता है? सिलेबस से तो मिलता है, वो एक बात है, बट और कैसे फिर मिलता है? चलो क्लास में आपने पढ़ा है टीचर से, वो भी एक बात है, लेकिन प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स आपकी कैसी थी? बुक्स में लिखा गया होगा ना, गैजेटियर में लिखा गया होगा, बुक्स लिखे गए होंगे, रेफरेंसेस लिखे गए होंगे, पेपर वर्क हुआ होगा, पोस्टल डिस्चार्ज हुआ होगा, इन सभी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तब तो आपने उसकी सीक्वेंसिंग, आप आज के डेट में पढ़ पाए, उसकी सीक्वेंसिंग बैठाई गई, ऐसा ही हुआ ना। लेकिन अगर आप
मुग़ल कालीन में चले जाओ तो फिर हमारा दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। हम सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि शाहजहाँ का टाइम में क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्ट्स बनाए, जामा मस्जिद बनवाया, फिर ताजमहल बनवाया, दिस एंड दैट, सब कुछ बनवाया, सब जानते हो। उसके अलावा फिर जहांगीर का टाइम, उनको पेंटिंग एक्सपर्ट माना जाता था। उनके टाइम में अच्छे अच्छे पेंटर्स हुआ करते थे। कुछ देर और पहले ऊपर चले जाते हैं सल्तनत कालीन, तो सिंगल गुंबद वाली जो बनती थी रूफ, वो सल्तनत कालीन में वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, आर्क भी हो चुकी थी, पिलर्स के ऊपर हो रहा था। आप साउथ में अगर चले जाते हो, जैसे कि मदुरई वगैरह में, जहाँ मीनाक्षी टेम्पल वगैरह है, वहाँ के आप आर्किटेक्चर देखो, चाहे होसाला देखो, कर्नाटक में देखो, या फिर पुरी में देखो, आप मंदिर की 3 स्टाइल होती हैं, नागरा वेसारा एंड आई एम नॉट रिमेम्बरिंग करेक्टली। तो वो 3 जो स्टाइल होती है मंदिर की, वो कैसे डेवलप होती है, वो सब भी एज अ पार्ट ऑफ एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल वो रिमेन हो रही थी। बट उसको हम रिलेट करते हैं अपने लिटरेरी सोर्सेज के साथ, है ना। अब सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल ये कहाँ पे है, आप इसको कैसे रिलेट करोगे कि इसको इसको सोलंकी स्टाइल में ही क्यों बनाया गया था। आप इसको पढ़ पाते हो, है ना। सोलंकी स्टाइल कहाँ है, आप ढूंढ लो, कुछ तो काम करो आप भी। फाइन। तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो हिस्ट्री मेकिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी जैसा है या फिजिक्स जैसा है या केमिस्ट्री जैसा है या किसी अन्य पेपर जैसा है या लिटरेचर जैसा है कि लिख के छोड़ दिया गया, आपको वही पढ़ना है, उसी इंटरप्रिटेशन में पढ़ना है। नो, इट्स वेरी वास्ट, राइट, इट्स वेरी वास्ट, और इट हैज़ अ स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस थॉट। इसमें बहुत सारी व्याख्याएं हैं, अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। तो रेलेवेंट ऑफ सोर्सेज इन हिस्ट्री मेकिंग जो है, हम उसके बारे में जानेंगे कि ये चीज़ें क्या हुए, कैसे हैं, नहीं हैं। और आपको इसी के साथ मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप मानो ना कि भारत को जो भी सिलेबस है आपका इतिहास का, क्या कहते हैं कि एंशंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का, तो आप शुरू करो पैलेलिथिक स्टोन एजेस से शुरू करो, फिर आप आयरन एज पे जाओ, आप चालकोलिथिक एज पे जाओ, फिर आप वैदिक एरा में आओ, लेटर वैदिक एरा में आओ, फिर आप क्या कहते हैं कि 16 जितना महाजनपदास है आप उनके बारे में जानते हैं, है कि नहीं। फिर आप मौर्यन के बारे में जानते हैं, फिर आप गुप्तास के बारे में जानते हैं। इनके बारे में ना कुछ साक्ष्य ऐसा अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी ने छोड़ के गया है, टू बी वेरी फ्रैंक। और तो और आप एक बात कह सकते हो कि हो सकता है कि इनकी सोर्सिंग, जैसे कि आप क्या कहते हो कि अशोका ने जब इस्टेब्लिश किया था और धर्म की पॉलिसी अपनाई थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को संघमित्रा और महेंद्रा उनको भेजा श्रीलंका फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज़्म ऑफ कोर्स। तो एंशियंट श्रीलंका, जिसको सिलोन पहले कहा जाता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी अनुराधापुर, राइट। आज के डेट में भी शायद उसको बदल दिया गया है फ्रॉम कोलंबो, टेक्निकली लेजिस्लेचर वहाँ चला गया है, बट तब की थी अनुराधापुर। तो हमारे यहाँ सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका था, सब कुछ नष्ट हो चुके थे साक्ष्य। क्यों? खलजी भाई साहब आए थे, उन्होंने लखनौती पे अटैक कर दिया था। लखनौती का राजा कौन? लक्ष्मण सेन। लखनौती कहाँ? बंगाल। तो वो भाई साहब दिल्ली से निकले, यूपी से निकले, बिहार में आए, बिहार में भी नालंदा है, वहाँ जला दिया। उदंतपुरी हुई, वहाँ जला दिया। विक्रमशिला हुआ भागलपुर के पास, वो जला दिया। और फिर झारखंड के तेलियागढ़ है ना, राजमहल, साहेबगंज, वहाँ से होते हुए वो बंगाल गए और उनको देख करके लक्ष्मण जो सेन है वो भाग खड़े हुए। तो इन्होंने सारे साक्ष्य को ना नष्ट कर दिया। अब बहुत सारे जो हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्शन में जो हमें एविडेंस साक्ष्य की जो ज़रूरत होती है, वो हमें कभी ग्रीक सोर्सेज से मिलती है, कभी श्रीलंकन सोर्सेज से मिलती है, कभी म्यांमार के सोर्सेज से मिलती है। जैसे कि विपासना मेडिटेशन जो है इंडिया में, वो कुछ साल के लिए लुप्त हो गया और आज के दिन में फिर आ गया। कहाँ से? म्यांमार से। म्यांमार जो कि पगोड़ा एक टर्म हो यूज़ होता है मॉन्यूमेंट के लिए, बुद्धिस्ट, उसका देश कहा जाता है। तो वो ना बहुत ही अपने आप में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ना अपने आप को इस्टेब्लिश करता है।
तो जब जैन बुद्धिस्ट सोर्सेज की पढ़ाई की गई, अध्ययन किया गया और हिस्ट्री बिल्डिंग की गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो रिकलेक्ट किए गए इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यास टाइम, अबाउट बुद्धिस्ट टाइम, उसके बाद के टाइम में। उसी हिसाब से जब आप ग्रीक सोर्सेज के बारे में बात करोगे तो जैसे इंडिका मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, फ्रैगमेंट्स में अवेलेबल है, मेगास्थनीज ने लिखा था जो कि एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर का, ग्रीक। तो उनकी जो हिस्ट्री बुक है और या फिर इसके अलावा प्लिनी हुए, स्ट्रैबे हुए हैं, इनके जो भी सोर्सेज हैं उसके वाया ही हिस्ट्री की रिकन्स्ट्रक्शन की गई पहले के टाइम में। हिंदू सोर्सेज से हम बहुत सारी चीज़ों को वैदिक काल और लेटर वैदिक काल में हम, और मेसोलिथिक पीरियड में, आयरन पीरियड में, चालकोलिथिक पीरियड में स्पेशली, और इन तीनों में मतलब लौ युग में और ताम्र युग में, मेसोलिथिक में, यानी कि मध्य पाषाण काल में हम इसको इस्टेब्लिश कर पाते हैं इस चीज़ों को। तो फाइन, ओके, माय नेम इज़ अचल प्रियदर्शी, जोहार सबको और नमस्कार सबको। और ये मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हुई। झारखंड का अगर इतिहास के बारे में देखेंगे ना, तो झारखंड के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं गया है। उसका भी एक कारण है जो कि मैं 2 मिनट के लिए आपको बता देना चाहता हूँ, कर देना चाहता हूँ कि अब जैसे कि झारखंड के इतिहास में बात करते हैं तो मेरी बुक आ चुकी है झारखंड प्लस, लमसम 500 पेजेस में है ये, और ये 2nd एडिशन है। और आप इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन 15-20 दिनों के बाद से परचेज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल इंग्लिश में ही है फ़िलहाल के लिए। तो जैसे कि झारखंड की हिस्ट्री के बारे में ना एक क्लेम होता है कि महाबुद्ध जो है ना वो झारखंड के ज़्यादा थे रैदर देन कि वो नेपाल से ऑरिजिन करते थे। तो इनके बारे में एक हिस्टोरियन है अमरनाथ दास, तो वो कुछ फैक्ट्स इसके बारे में इस्टेब्लिश करते हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और उनका ये कहना है कि ये कुछ मेजर 4 साइट्स हैं झारखंड से जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं, जैसे कि भग्नावशेष हो गई बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट का, र्यून्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो कि डालमी, डायापुर और बुद्धपुर है धनबाद जिले में। फिर एक स्टोन की स्टैचू है जो कि सूरजाकुंड हजारीबाग से हुई है। फिर माउंड यानी कि टीला बेलवाडाग विलेज खूंटी से, और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एक रही होगी सीतागढ़ माउंटेन में जिसके बारे में वर्णन मिलता है फाहियान से। ये 4 कुछ मेजर सोर्सेज हैं। आप ये टीले का रूप है जो कि होता है ऐसा ही कुछ खूंटी जिले में मिला है। टीला ऐसा हो जाता है ना कि मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मिट्टी से और जितने भी वेदर के जो प्रोसेसेस हैं उसके वजह से ना वो कवर्ड अप हो जाती है। जैसे कि जब इस महाबोधि टेम्पल जो कि बोधगया में स्थित है और ये यूनेस्को साइट है पहला बिहार का, तो ये इसकी जब खुदाई की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जब ये मिला था आज से 150-200 साल पहले, तो इसकी अवस्था कुछ ऐसी थी। और ये भी एक अपनी तरफ में टीला था यानी कि माउंट था। कहा जाता है कि जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी, अगर ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ होता तो औरंगज़ेब जो है जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर तक आया उसको तोड़ा गया था, तो ये शायद इसको भी रहने नहीं देता। एज अनदर मैटर ऑफ फैक्ट जो शैव राजा थे शशांक, उसने 3 बार क्या कहते हैं कि महाबोधि पेड़ को कटवाया था। आज की डेट में वो 3rd जनरेशन जो कि एग्जिस्ट करती है 2 बार कटवाया था। तो इसी हिसाब से माउंट से महाबोधि मंदिर जो कि सबसे बड़ी मंदिर है आज की डेट में बौद्धिस्ट लोग के लिए, और वो बगल के ही ज़िले में है, बोधगया में है। तो कुछ इसकी एक्सकैवेशन वाली फ़ोटो है वो इस तरह से निकली है पुरातात्विक, जिसको आज के डेट में इसको इस तरह से इस्टेब्लिश किया गया है। ऑब्वियसली इसमें आर्कियोलॉजी और फॉरेन जितने भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिसेफ है, उन सब का बहुत बड़ा, यूनेस्को है सॉरी, उनका बड़ा योगदान है। तो मान सकते हैं कि अगर खूंटी से भी जो निकला हुआ स्तूप है अगर उसको रिस्टोर किया जाता है तो जैसे एक स्तूपा प्रॉपर होती है कुछ उसी तरह से होगी।
फिर इसको पैगोडा कहते हैं, जो मैंने अभी विपासना बताया था म्यांमार से जो आई है भारत में फिर में, तो ये पैगोडा होता है। ये भी काइंड का स्ट्रक्चर होता है जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। तो इन चारों फैक्ट्स पे इन्होंने क्लेम किया है अमरदास ने, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कि मतलब झारखंड का ज़्यादा लेना देना है भगवान बुद्ध के साथ। इसके अलावा आप जानते हैं कि इटखोरी में वहाँ भी एक वाइट कलर की मूर्ति मिली है भगवान बुद्ध की। उसके अलावा 2016-17 के आसपास पूर्वी सिंहभूम में है ना, वहाँ से भी आपको मिली है। इफ़ आई रिमेंबर माई डैड वाज पोस्टेड देयर एज अ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पेपर में आई थी कि वहाँ से भी है। तो झारखंड के अलग अलग जगह से ना बुद्ध और बुद्धिज़्म से अलग अलग रिलेटेड फैक्ट क्या कहते हैं कि मिल जाते हैं। उसके अलावा आप जैनिज़्म का भी रोल आप जानते हैं झारखंड में। शिखर संवेद तो एक चीज़ हो गई, पारसनाथ में ऐसे बहुत सारे, इटखोरी एक हिंदू, एक जैन और एक बुद्धिज़्म, तीनों साइट्स का, तीनों रिलीजन का एक साइट है। तो एक इटखोरी भी हो गया, इसके अलावा भी एक दो जगह निकल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो जनजातियाँ लोग रह रहे थे, दीपक तले अंधेरा वाला उनका सिचुएशन था, यानी कि यहाँ पे आपकी बुद्धिज़्म भी थी, यहाँ पे आपकी जैनिज़्म भी थी, बट आदिवासी जो हैं वो अपने मूल स्थिति में यहाँ पे रह रहे थे, उनका स्प्रेड वैसा नहीं था। तो आप एक बार ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ना मोनार्कियल स्प्रेड, यानी कि राजतांत्रिक तरह से उसको फैलाव नहीं किया गया, यानी कि उसको स्प्रेड नहीं किया गया उस तरह से जिस तरह से कनिष्क ने कभी किया, क्योंकि वो कभी शैव थे और फिर वो लेटर ऑन बुद्ध बने, या फिर जैसे साउथ इंडिया में हुआ है कि नहीं, जहाँ पे जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो उस तरीके से नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पे लोग सिद्धि के हिसाब से ही यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी, बुद्धिज़्म इस्टेब्लिश हो रही थी। तो झारखंड हिस्टोरी के बारे में मैं यहाँ पे रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ झारखंड के इतिहास के बारे में, क्योंकि झारखंड के इतिहास के बारे में ना एंशिएंट काल के बारे में, चाहे मिडाइवल काल के बारे में, एंशिएंट काल के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया। सिर्फ सोर्सेज वगैरह जानते हैं कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक, मध्य पाषाण, पाषाण, नवपाषाण, इन सब चीज़ों के बारे में ही रह जाती है बात। बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो फिर जनजातियों के बारे में, ओरिजिन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बात हो नहीं पाती है। जैसे कि मैंने रेफरेंस दिया मदरा मुंडा के बारे में, या सोचिए रीता मुंडा या ऋषा मुंडा के बारे में मैंने जो दिया है, ओरांव के बारे में, ये सबका आप ओरिजिन पढ़ पाते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, उनका प्रसार कैसे हुआ, उनके मतलब राजा रहे होंगे, उनकी जो आपसी संग्राम कुछ हुई होगी रहने को लेकर के, जैसे कि हमेशा ट्राइब्स आते गए, आप जानते हैं कि हर बार जनजाति आए गए, पहले खड़िया आई। फिर मुंडास के बारे में दो थ्योरी है। एक थ्योरी ये होती है कि वो साउथ चाइना सी से म्यांमार होते हुए, थाईलैंड होते हुए फिर वो इंडिया में आए हैं, छोटा नागपुर में आए हैं। और दूसरी थ्योरी ये है कि वो तिब्बत होते हुए फिर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं, और फिर वो वहाँ से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो क्या कहते हैं कि उसका जो कोलैप्स होता है, उसके बाद वो फिर छोटा नागपुर की तरफ ओरांव के साथ वापस आते हैं। तो दो थ्योरी होती है। हमारे साथ जो दिवाकर मीन्स थे एमए में, उन्होंने साउथ वाले को ज़्यादा प्रोमिनेंट बताया था, क्योंकि उनकी बोली में ना थाईलैंड और म्यांमार में जो बोली जाती है उससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स यूज़ हो जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि मिडाइवल में भी आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप आगमन और आक्रमण इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सल्तनत कालीन आक्रमण कैसे होते हैं, शेर शाह के टाइम से कैसे होता है। उसके बाद अकबर हुआ, जहांगीर का किस्सा हुआ, जहांगीर के टाइम में तो दुर्जन साल की कहानी आप जान ही रहे होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर आप ट्रैवलॉग यानी कि वृत्तांत, अगर जो भी घूमने फिरने वाले लोग हैं, जैसे कि ट्रेवेनियर होते हैं, आपने ट्रेवेनियर का नाम सुना ही होगा। ट्रेवेनियर ये लिखते हैं कि बंगाल के पूर्व के जंगलों में, यानी कि छोटा नागपुर का पठार और छोटा नागपुर के जंगलों में, वहाँ ना एक नदी है दैट एक्चुअली इज कंसिस्ट ऑफ डायमंड्स। तो वो उस नदी में हीरा पाया जाता है। बहुत लोग मैंने देखा है कि झारखंड के बारे में बताते तो कहते हैं कि प्रायः झारखंड की नदियों में हीरा मिलता है। तो अगर जेपीएससी कल के डेट में पूछ दे, जेसीसी पूछ दे, तो ये प्रायः वाली बातें नहीं होती है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ रिवर दैट इज़ शंख रिवर, जो कि आपके क्या कहते हैं कि सिमडेगा और गुमला जिला से साउथ ऑफ झारखंड वो जाता है। तो शंख रिवर इज़ नोन फॉर डायमंड। सुवर्ण रेखा एज यू नो इज़ नोन फॉर गोल्ड। तो स्पेसिफिक बहुत स्पेसिफिक होती है। लेकिन ले दे करके क्या होता है ना कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की कमियों के कारण
और लिटरेरी सोर्सेज से बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता है, तो झारखंड का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं हो पाता है, वो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटेड हो जाता है, एम्बिगुअस हो जाता है बशर्ते। तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि हमें अपने लिटरेरी सोर्सेज को हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ, यानी कि साहित्यिक सोर्सेज को हमारे पुरातात्विक सोर्सेज के साथ, उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो, ताकि साइंटिफिक तरीके से हम फिर उनके हिस्ट्री की, इतिहास की अध्ययन कर सकें और फिर उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो ये तो हमारी अमरनाथ दास और झारखंड के रिलेटेड हमारी प्रसंग हो गया। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक प्रसंग निकालेंगे कलहन का। कलहन जो कि कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत लोगों की पिछली क्लासेस में डाउट थी और गुंजाइश थी कि गुजारिश थी कि आप कृपया करके हिंदी का प्रयोग ज़्यादा यूज़ करें। प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन भी सेट करनी होती है, आपको कॉन्सेप्ट भी सेट करना होता है, फिर आपको लैंग्वेज के ऊपर भी काम करना होता है। एंड विद द हीट ऑफ द मोमेंट फ्लो जो होती है वो इंग्लिश में चाहे हिंदी में ही एक ही तरीके से निकल पाती है। एंड माई बेसिक बैकग्राउंड इज़ इन इंग्लिश, तो मेरे साथ वो इंग्लिश में हो पाता है। कलहान और राजतरंगिणी के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ और देना चाहता हूँ कि झारखंड प्लस जो कि मैंने आपको दिखाया है, उसके अलावा मेरी 2 और किताब, एक है ट्राइबलपीडिया जो कि आप देख सकते हैं, ये ट्राइबलपीडिया है हमारी, और ये झारखंड के ही ऊपर, जनजातियों के ऊपर इंग्लिश में सिर्फ लिखी गई है। इसके कुछ कंटेंट से मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ, जैसे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड हुआ, इथनोग्राफिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्राइब्स हुआ है। इथनोग्राफिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइब्स को हो ही नहीं पाते हैं कई बार, तो क्या कहते हैं कि उनके टाइटल्स में जैसे करकेटा आ गया है ना, चाहे बाड़ला आ गया, तो इनका मतलब क्या होता है, टोटेम्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत लोग डिफाइन ही नहीं करते हैं। इनके बारे में मैंने कोशिश की है कि इनके रिलीजियस प्रैक्टिस से लेकर सोशल प्रैक्टिस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे सकूं। इसके अलावा मैंने एक बुक को क्या कहते हैं कि समराइज़ भी किया है, उसको रिव्यू किया है, और ये ICS ऑफिसर मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट ऑफिसर रहे हैं। 1910 में इनकी बुक आई थी, छोटा नागपुर, अ लिटिल नोन प्रोविंस ऑफ एम्पायर बाई F.B. ब्रैडले बर्ट, और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से बुक लिखी है, इसकी मैंने रिव्यू डाली है आपको। इससे क्या होता है ना कि आप आज से 110-20 साल पहले की झारखंड की जियोग्राफी को, कल्चर को, इनके लोगों को समझ सकते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है वो बहुत ही शानदार है। चौथी टॉपिक है मेरी आदिवासी चैम्पियन ऑफ अर्थ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 5वीं टॉपिक है मेरी डेफिनेशन ऑफ आदिवासी, आदिवासी किसको कहते हैं, इसके बारे में मैंने प्रगाढ़ता के साथ, कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ मैंने डिस्कशन किया है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से लेके, सोशल स्टेटस से लेके जो भी चीज़ें होते हैं उसके बारे में। स्टेटस ऑफ आदिवासी एक ये भी टॉपिक है, एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आदिवासी। अगली टॉपिक है नेचुरल सोशियो कल्चरल एट्रीब्यूट्स, जो भी ये प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल उनकी हुई और सोशल प्रैक्टिस हुई और नेचुरल हुई, वो आदिवासी से रिलेटेड है। आदिवासी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैसे हुई, आदिवासी एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कैसे हुई, मार्जिनलाइजेशन ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी कैसे हुआ, उलगुलान तो स्टेट ऑफ कंटिन्यूअल अनरेस्ट, इसके बारे में मैंने बात की है कि झारखंड में जो भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं उसके बारे में एक सार है। सरना रिलीजन, रिलीजियस कोडिफिकेशन एंड रिसर्जेंस, सरना मूवमेंट ये मेरी तरफ से है, रेलेवेंस, नीड एंड शॉर्ट कमिंग, और 2 और टॉपिक है मेजर ट्राइबल सेल गवर्नमेंट्स ऑफ झारखंड, सेल गवर्नेंस ऑफ झारखंड, तो जिसमें आप मुंडा मान की ये हुई, आपकी डोकलो शोहर हुआ, ये सब आप जानेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारी TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 2021, जिसमें अमेंडमेंट करके झारखंड में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने उसकी चेयरपर्सन वाली पोजीशन को अख्तियार किया है। तो ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किया गया है कि गवर्नर को बनाया जाएगा, उससे ये डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैंने कोशिश किया था कि नक्सलिज्म के ऊपर भी लिखूँ, बट मे बी लेटर ऑन। तो लमसम ये 250 पेजेस में ये बुक है, एंड आई थिंक ये वेरी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, और झारखंड और यहाँ की जनजातियों के बारे में समझने के लिए ये शायद एक मील का पत्थर साबित हो नोज़। और इसके अलावा मेरी संथाल परगना पे जो मेरी रिसर्च चल रही है TRI के लिए, तो उसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हॉर्स शेयरिंग,
चा यरा लांगावा इया, तो ये इया होती है, होड़ से इया। इंग्लिश में आपको होड़ सेरेन टाइप का आप लिख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन ही थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। तो इसमें मैंने संथाल जनजाति के बारे में लिखा है, उनके हर कुछ के बारे में लिखा है, उनका सरना धर्म का जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में लिखा है, उनका कल्चरल चीज़ के बारे में लिखा है। लमसम 30-35 पेज में तो उनकी इंट्रोडक्शन ही गई है। उसके अलावा 64 मैंने उनके फोकलोर्स और उसके मीनिंग्स उसको मैंने कंपाइल किया है। तो दो आई डोंट क्लेम द कॉपीराइट, क्योंकि फोकलोर्स आर फोकलोर्स, वो तो कालों से चलते आ रही। जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहानी सुनाया पिल्चू बुढ़ी और पिल्चू हड़ाम वाली, है ना, तो उनका भी रेफरेंस इनफैक्ट। तो ये मेरी चौथी बुक हो गई झारखंड प्लस कि मेरी ये दूसरी एडिशन है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल अफेयर्स अगले मंथ आएगी। तो मेरी ये 5 बुक अभी है लाइनअप, और 2 बुक झारखंड के आदिवासियों के ऊपर, 32वां आदिवासियों के ऊपर, और एक हिस्ट्री के ऊपर यूपीएससी के लिए, ये दोनों बुक आने वाली है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कलहन के बारे में, कलहन की स्टोरी के बारे में। तो कलहन जो है ये हमारे लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट रखते हैं इंडियन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। और कलहन के बारे में ये कहा जाता है कि ही हैपन्स टू बी द वेरी फर्स्ट हिस्टोग्राफर ऑफ द इंडिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेवरल प्रैक्टिसेस दैट एक्चुअली ही इन्वॉल्व्ड इन हिस्टोग्राफी, इन हिस्ट्री राइटिंग। तो कलहन कश्मीर से रिलेट करते हैं, और इनके क्या कहते हैं कि इनके पिताजी का नाम चांदपाक था, जो कि रॉयल कोर्ट से कुछ एज तक, कुछ टाइम तक रिलेटेड थे। तो ऑब्वियसली उसका एक इन्फ्लुएंस था वो राइटिंग्स में, उनके सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स में। जैसे कि उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित ग्रंथ जो भी हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, क्रॉनिकल्स, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, क्वाइंस, सिक्के और मोनूमेंट्स, इन सबों का यूज़ किया एक हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में। ये हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन का जो जियोग्राफिकल दायरा था वो सिर्फ कश्मीर था, बट जो हिस्टोरिकल दायरा था, जो पीरियोडिक दायरा था, वो आदिकाल कश्मीर से, वो तब से लेकर के 1150 तक था। 1150 में इन्होंने कंप्लीट कर दी थी। तो ये इनका एक कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है। तो 2 साल इन्होंने टाइम लगाए 1948 से 1950 में। ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि कलहन की राज तरंगिणी किस साल में आई थी। तो जो भी लोग MCQ के हिसाब से देख रहे हैं, अब कृपया करके शुरू कर दें, आगे के लेक्चर्स को नोट करना। कलहन की राज तरंगिणी 1950 AD में आई थी। 2 साल इनको लगे थे। इनके पिताजी का नाम चांदपाक था। तो ही वॉज अ लिटरेरी स्कॉलर। In 1148 he started writing regarding the history of Kashmir, and his father name, as I told you, is Chanpak, and he included manuscript, chronicles, inscriptions, coins, monuments for the information rendering and creating the history. Apart from that, he published his Raj Tarangini in 1150 century AD, and his father Chanpak worked in royal court in Kashmir. राज तरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नदी के किनारे राजाओं होता है, यानी कि रिवर ऑफ द किंग। तरंग यानी कि वेव्स, है ना, तरंग यानी कि वेव्स, इंग्लिश में बोले तो कैंटर्स, और राज मतलब राजा, किंग। तो एज आई अर्लियर मेंशन अबाउट दिस कि कनेक्टेड अकाउंट ऑफ कश्मीर फ्रॉम ऑरिजिन टू 12th century, and he happens to be considered to be the first historian of India of any else time. And now why we are referring about this, he is considered to be the first historian of India of any era. What is the reason about this? So as I earlier mentioned about this, whatever the kind of sources we get about the ancient history before this period, specifically if I am talking about the 12th century itself, so those histories are being derived from the various religious or any kind of archaeological sources, like from that of Buddhism, Hinduism, Jainism, okay, and then archaeological sources. So you don't get a kind of any book or any kind of narratives or any kind of work done by any piece of historian till that time. Even we talk about the Guptas, you will find a lot of people writing a lot of things.
but none of them happened to be a royal historiographer. Fine. There could be a possibilities that with the demise of those Buddhist monasteries of Nalanda, Udantapuri and Vikramshila, we must have lost the information, the piece of information that must have been preserved there. But as of now, practically and with the relevancy of the topic, there is no such information about any historiography who has actually maintained a neutral way. Okay? अगर बाण भट्ट की बात करो आप, हर्ष ने हर्षरिता लिखा, उनको बाण भट्ट ने लिखा, फिर हर्ष ने प्रियदर्शिका लिखा, आप इनकी बात करते हैं तो इन्होंने वो न्यूट्रलिटी जो बात होती है हिस्टोग्राफी में, साइंटिफिक क्लेवर जो होता है उसको अप्रोच नहीं किया था. ओके, तो कल्हण हमारे लिए एक लैंडमार्क हो जाते हैं. हिस्ट्रीज़ में आप देखो तो बहुत सारे डेट्स हैं ना, वो लैंडमार्क हो जाती हैं. जैसे कि 10,000 साल BC, 10,000 BC, 10,000 साल पहले क्या हुआ था? होलोसिन हुआ था. होलोसिन में क्या हुआ था? क्लाइमेट चेंज हुई थी, क्लाइमेट थोड़ा माइल्डर हुआ, क्लाइमेट थोड़ा सपोर्टिव हुआ, ग्लेशियर्स पिघले, नदियाँ बनी, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू हुई. ये चीज़ें आप जानते हो, है ना. उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से आप देखो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से देखो, तो एक मेजर डेट होता है 1453 का. 1453 में क्या हुआ? 1453 में ना ओटोमन एम्पायर टर्की में इस्टेब्लिश हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था. ठीक है. तो उसके साथ क्या हुई थी कि जो ट्रेड रूट था, जो सिल्क रूट था, जो रोमन रूट था इंडिया के लिए, वो एब्रप्ट हो गया था. एब्रप्ट मतलब प्रतिबंधित हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था. तो उसके साथ क्या हुआ कि इसने पुश किया ब्रिटिशर्स को उस समय, क्योंकि उनको मसाला चाहिए था, उनको बूटीज़ चाहिए था. बूटीज़ मतलब सोना चांदी हीरा पत्थर, ये सब चीज़ें चाहिए थी. उनको फैब्रिक्स चाहिए था, उनको सिल्क चाहिए था. तो ये सब तो मिलने से रहा उनको. तो उन्होंने फिर पुश किया खुद को किस चीज़ के लिए कि ट्रेड रूट जो है वो सी के थ्रू वो इन्वेंट कर सकें. ट्रेड रूट जो है वो सी की तरह वो इन्वेंट कर सकें. ये कब होता है? 1453 में. तो उसके बाद क्या हुआ? आप जैसे जानते हो कि सबसे पहले स्पेनिश हैं, पोर्चुगीज़ हैं, जो आपने फिल्म देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो पोर्चुगीज़ के ऊपर ही बेस्ड है. तो उन्होंने ना उनकी दखलंदाजी जो नेवल जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा थी. उनका डोमिनेंस हुआ करता था. वो पूरा का पूरा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है वो उनके अंडर डोमिनेंस में आता था. तो उनके लिए ना लड़ाई लड़ी पड़ती थी सी रूट्स को एक्सप्लोर करने के लिए. तो ग्रैंड आर्मडा ये शिप थी जो कि पहली बार पोर्चुगीज लेकर के इंडिया में आए थे. कब आए थे? 1498 में. कोलंबस कब निकला था? वो अमेरिका निकल गया. लेकिन उसके बाद जो इंडिया में आया वास्को डी गामा 1498 में आए. 40-50 साल में वो इंडिया पहुँच ही गए पानी के मार्ग से घूमते घामते, है कि नहीं. उसके बाद फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंसोर्टियम ऑफ क्या कहते हैं कि ट्रेडर्स होती है, एलिजाबेथ उसको रिकग्नाइज़ करती हैं. वो भी आते हैं फिर 1609 तक आते हैं ना. तो ये इवेंट है 1453 का इवेंट है. ये बहुत बड़ी इवेंट थी. फिर जैसे 1757 आप बात करते हो, पलासी की लड़ाई की बात करते हो, उसकी भी एक इम्पोर्टेंस होती है. उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? दैट वाज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्स ऑफ द कंट्री, सब कॉन्टिनेंट. इनफैक्ट इफ़ आई एम मैं आपको बताऊँ तो पॉलिटी बदली, इकोनॉमिक्स बदला, सब कुछ बदल गया, एडमिनिस्ट्रेशन बदला, बहुत सारे इकोनॉमिक टूल्स डिवाइस किए गए. आप सोचते हो कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रेतवारी सिस्टम, महावारी सिस्टम, ये सिस्टम्स थी? नहीं, ये इकोनॉमिक टूल था सर. ये इकोनॉमिक टूल थे. किस लिए? रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. अब बाहर के लोग आते हैं और वो डिवाइस करते हैं मेथडोलॉजी जिनमें उनको मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए. क्यों? उनके खुद की सर्वाइवल के लिए, एक्सपेंशन के लिए, स्ट्रगल्स के लिए, वार में जो भी क्षतिपूर्तियाँ होती है उसको फुलफिल करने के लिए. तो वो कैसे करेंगे? ये टूल्स को डेवलप किए. तो इनकी नेचर डिफरेंट हो गई. परमानेंट अलग हुआ, रेतवारी अलग हुआ, महलवाड़ी अलग हुआ. तो जैसे जैसे जिनको जहाँ जहाँ सक्सेस मिली, क्या कहते हैं कि ट्रायल एंड हिट मेथड्स के हिसाब से, उन्होंने उस हिसाब से उसको रेलेवेंट किया, उसकी प्रासंगिकता बढ़ाई और फिर डिवाइस किया. तो ये तारीखों का फेर है, इतिहास में हमेशा से रहता है. एक तारीख कल्हण की हुई है. फाइन. तो अब हमारी है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, हमारा टॉपिक है. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री जो हमारी है इतिहास निर्माण. हिंदी वालों को लिए बता दूं मैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास निर्माण. इतिहास निर्माण ही क्या हो गया आप?
क्योंकि इतिहास तो आपको परोसी नहीं जा रही है इकोलॉजी के द्वारा, ज्योग्राफी के द्वारा, या भी किसी भी अन्य सोर्सेज के द्वारा या अन्य सब विषयों के द्वारा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री जो हम करते हैं, इतिहास निर्माण जो हमारी होती है, उसके प्राइमरली दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते, एलिमेंट्स होते हैं। एक साहित्यिक है, एक पुरातात्विक है, यानी लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फाइन, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि कोई भी टेक्स्ट हुए, रिटन हुई या ओरल ट्रेडिशन हुआ, जैसे कि श्रुतिस कहते हैं जिसको, वो सब कुछ है ना। दंत कथाएँ जैसे हो जाएंगी आपकी, किंवदंतियाँ हो जाएंगी आपकी, वो सब कुछ आपकी जो है वो लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएगी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो होता है वो जो भी टैंजिबल मटेरियल्स रिमेन, टैंजिबल यानी कि जो एग्जिस्ट करती हो, जिसको ना आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो, जो कि यथार्थ में हो। हिंदी वालों के लिए स्पेसिफिकली सर, यथार्थ में जो है उनको टैंजिबल सोर्सेज कहते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं। अच्छा, कुछ इनके बारे में इनके रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ कि ये ना आपस में एब्सोल्यूट नहीं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। मीन्स इफ़ यू कॉल एनी लिटरेरी सोर्स अ लिटरेरी सोर्स और एनी आर्कियोलॉजिकल सोर्स अ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इट कांट बी मेड पॉसिबल इफ़ यू आस्क मी हाउ। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द स्तूपा शिलालेख्स, है ना, शिलालेख जो है क्या कहते हैं कि अशोका के। सो इफ यू टॉक अबाउट द स्क्रिप्चर्स, स्टोन स्क्रिप्चर्स that has been engraved here and there across the country, across the subcontinent from Ashoka. So they have some mannerism over there. The literary value has been engraved there. कि अब उसने क्या एक्सेप्ट किया, अब उसने क्या बोला, अब उसने क्या फरमान दी, व्हाट वर द रॉयल डिक्रीज, दे हैव एक्चुअली बीन टोल्ड बाय द एड ऑफ दोज स्क्रिप्चर्स और दोज शिलालेख्स जो भी हुआ करते थे अशोक के, उसके द्वारा जो राजशाही जो भी क्या कहते हैं कानून है, उसको प्रसार के लिए उसको यूज़ किया जाता था, ताकि जो आम जन है, जो कि लोकलाइट जो वहाँ के सब रूलर्स हैं, वो उनको देखें और समझे कि शहनशाह जो हैं, अशोक जो हैं, वो क्या समझते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो ऐसे जो सोर्सेज हुए हैं, या फिर आप एक बात करते हो कि सील्स होती हैं, सील्स पर अगर कुछ लिखा होता है तो उसकी लिटरेरी वैल्यू भी होती है और उसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू भी होती है। खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में हमने देखा है कि बहुत सारे सील्स निकले हैं, ऑल्दो दे हैवंट बीन डिसाइफर्ड येट, बट उसकी एक जिस दिन वो डिसाइफर्ड होती है उसकी उस दिन लिटरेरी सोर्सेज भी होगी और उस दिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी होगी। उसी हिसाब से आप देखो तो certain archaeological sources which have writings on them like inscription, coins, inscribed images, जैसे मैंने बताया, can be considered both। ठीक है, तो इनके मतलब कहने का मतलब है कि विशुद्धता जो होती है इनमें नहीं होती है, इनमें कभी कभी ना समानता भी होती है, वो शेयरिंग, कॉमन शेयरिंग फीचर्स भी होता है सोर्सेज के बीच में। ऑल्दो एक हार्डकोर की बात करें तरीके से तो आप डिफाइन कर सकते हो फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट, बट कभी कभी वो शेयरिंग फीचर्स भी वो रखते हैं। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो जो वैदिक सोर्सेज हमारे हैं, हम थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन के एक्सटेंड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरी सोर्सेज है, इस सोर्स को मैंने पर्टिकुलरली लिया है उपेंद्र सिंह के बुक से। तो वैदिक टेक्स्ट जो है वो लमसम 2000 BC से लेकर के 500 BC तक एग्जिस्ट करते हैं। वेदांग जो हैं यानी कि वेद के अंग, वो 600 से लेकर के 200 BC तक एग्जिस्ट करते हैं। धर्मसूत्रास 600 से लेके 300 BC तक। त्रिपिटिका बुद्धिस्ट लिटरेचर 600 से लेके 300 BC तक। जैन्स के जो भी हैं कैनन्स हैं, कैनन ग्रंथ हैं, वो 500 से लेकर के BC से लेकर के 500 AD तक। संगम टेक्स्ट जो है साउथ इंडिया तमिल, वो 300 BC से लेकर 300 AD तक। पुराण्स वो हैं लमसम 100 BC से लेकर के 550 AD तक।
रामायण के बारे में जैसे मैंने आपको बोला है कि 500 BC से लेकर 300 AD तक, और महाभारत है वो थोड़ा सा शॉर्टर स्पैन होता है उनका, या लेटर स्पैन होता है कह सकते हैं। वो 400 BC से लेकर 400 AD तक होता है आपका। ये दोनों महाकाव्य में इसीलिए आते हैं क्योंकि 800 साल तक किसी न किसी हिसाब से इनकी रचनाएं हिस्टोरिकल तौर पे ये बताई जाती है कि की गई है। तो किए हुए जिसके बारे में मैंने अभी तक बात किया था, लिटरेरी सोर्स, वैदिक सोर्स वेदांत, धर्मसूत्रास, त्रिपिटिका, जैन कैनन यानी कि ग्रंथ, संगम टेक्स्ट और पुराण, या जो भी ओरल तरीके से रेंडरिंग होती है, आप किसी को भी कह सकते हो, श्रुतियाँ होती हैं, जैसे कि मैं बताया वेदास श्रुतियास में ही वेस्ड हैं, पुरुष सूक्त हैं, वो चीज़ें होती हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे होते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो जाएंगे यानी कि शिलालेख हो जाएंगे, क्वाइंस हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे, और रेमिनेंट्स यानी कि भग्नावशेष, सील्स, टूल्स यानी कि हथियार, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ, ये आपकी आर्कियोलॉजिकल की सपोर्ट करने वाली फैक्ट्स हैं इन हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन। तो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जो भी एंशिएंट कालीन लिटरेरी सोर्सेज हैं, हमारे साहित्यिक सोर्सेज हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अभी फर्निश करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो लैंग्वेज ग्रुप जो होती है, भाषा समूह जो शुरू होती है, वो इंडो यूरोपियन से इंडो ईरानियन वो डेवलप होती है, यानी कि आर्यंस का जो माना गया है, उनका ओरिजिन जो माना गया, चाहे उनका जो आगमन जो माना गया है, वो इंडो यूरोपियन, आज की डेट में रशिया यूक्रेन का जो इलाका है, लमसम वो इलाका हो जाता है। वहाँ से एक ब्रांच जो आता है वो इंडो ईरानियन, और वहाँ से जो एक्सट्रैक्ट होती है वो है संस्कृत, प्राकृत या पाली लैंग्वेज, डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड, डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल रियलिटीज़। प्राकृत से ही अगर आप देखें तो कुछ और भी लोकलाइज्ड लैंग्वेज है जिनकी ओरिजिन हुई है, जैसे कि महाराष्ट्री हुई, मगधी हुई, अपभ्रंश हुआ, और झारखंड के वो विद्यार्थी जो कि ये चीज़ जानते हैं कि खोटा हुआ या नागपुरी सदानी लैंग्वेज हुई, ये मगही की ही देन है, मगही से ही निकली हुई है। तो मदर आप समझ सकते हो कि खोटा हुआ, नागपुरी हुई, तो आप इसको अर्ध मगही में जा सकते हैं, फिर मगही में जा सकते हैं, फिर वो प्राकृत में जाएगी, फिर वो इंडो ईरानियन में जाएगी, फिर वो इंडो यूरोपियन में जाएगी। उसी हिसाब से द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप में तमिल हो गई, कन्नड़ा हो गया। अगर आप झारखंड के जनजातियों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम आता है वो है ओरांव का, जो कि द्रविडियन लैंग्वेज से ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि प्री क्लासिकल संस्कृत जो शास्त्रीय संगीत होती है, यानी कि क्लासिकल संस्कृत, और एक प्री क्लासिकल यानी कि उससे पहले की संस्कृत है, दोनों में ना डिफरेंस है। तो अगर आप जब वेदास वगैरह आप जो उसके मंत्र वगैरह देखते हो, उसकी डिफरेंस क्रिएट होती है कब? कालिदास के टाइम के, यानी कि कालिदास का जो दौर रहता है, गुप्तकालीन जो दौर रहेगा, उस समय जो आपकी क्लासिकल जो संस्कृत की जो भाषा हुआ करती थी, क्लासिकल संस्कृत की जो भाषा हुआ करती थी, वो एक डिफरेंस, फंडामेंटल तो नहीं बट बोलचाल में चाहे लिखने पढ़ने में एक डिफरेंस क्रिएट करती है। तो कालिदास का एक समय आता है और क्लासिकल संस्कृत को ना कोडिफाई किया गया 5वीं 4थी BC में, और सॉरी कालिदास तो आपके AD में आते हैं, लेकिन इसको BC में किया गया, यानी कि और भी पहले की है, लेकिन इसके एक फंडामेंटल डिफरेंस है। और इसको ना जैसे कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, चाहे पतंजलि ने महाभाष्य लिखा 2nd BC में, तो ये सब क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में ये आती है। इसके अलावा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर इज प्राकृत प्रकाश, ये जो है फैक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ क्लास के हिसाब से, PGD के हिसाब से, कि आप प्लीज़ आगे आप लिखते जाएं। तो शास्त्रीय संगीत जो है वो कोडिफाई होती है 5th and 4th BC में। अष्टाध्यायी जो पाणिनि लिखते हैं
महाभाष्य जो पतंजलि लिखते हैं, जिनको लिखा गया है, ये राइटर्स है और एक वर्क है, आप इनको जान जाएं। उसके अलावा प्राकृत प्रकाश जो है वो सबसे पुरानी सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर की किताब है। अगर आप थोड़ा सा और जाएँ संगम एज में, तो तमिल ऑफ संगम पोएम डिफर्स फ्रॉम तमिल। तमिलनाडु में भी ये प्रोसेस होती है कि जो संगम एज की जो तमिल है वो आज की डेट की तमिल, दोनों में डिफरेंस क्रिएट होती है। तो टोलकापियम जो है ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर बुक है। आपने तीनों ग्रामर बुक के नाम पढ़ लिए, प्राकृत में, संस्कृत में। तीसरी जो है वो टोलकापियम है, वो तमिलियन या तमिलियन, एक्चुअली एक्सेंट जो होती है प्रोनाउंसिएशन तमिल की वो तमिल होती है, कन्नड़ की वो कन्नड़ा होती है। तो तमिल जो सर्वाइविंग जो एंशिएंट ग्रामर बुक है वो टोलकापियम है। हिंदू ट्रेडिशन के ऊपर में जाते हैं, जिनकी सोर्सिंग हम देखते हैं हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन में एज ए लिटरेरी सोर्सेज। तो सबसे पहले वेदास वो आती है। वेद का लिटरेरी मीनिंग होता है नॉलेज यानी ज्ञान, और इनको जो स्टेटस दिया गया है यानी कि ये है श्रुति, ठीक है। श्रुति इनको माना जाता है, मतलब जिसे सुना गया हो, विच हैज़ बिन हर्ड। तो वेदास जो हैं ये इटर्नल होती हैं। इटर्नल यानी कि शाश्वत, अनंत, कालों काल से चलते आ रही है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इटर्नल, इट्स आल्सो सेल्फ एग्जिस्टेंट, ट्रूथ बाय ऋषिज और सीयर्स इन इंग्लिश। तो ये स्वयं का अस्तित्व लिए हुए एक शाश्वत सच्चाई है, ज्ञान है, जिसको वेदास को बोला जाता है। तो दो सीयर्स इन ए स्टेट ऑफ मेडिटेशन रिवील्ड द ट्रूथ टेल टू देम बाय द गॉड। इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि जब ध्यान मग्न हुए तो भगवान के द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया था उसको ऋषियों ने जो समझा और जो बोला श्रुतियों के माध्यम से, वही वेदास होता है। दूसरी जो है हमारी वो स्मृति होती है, जिसकी लिटरल मीनिंग इट मीन्स रिमेंबर्ड। इसमें आते हैं वेदांग यानी वेद के अंग, वेदांग, पुराण्स, एपिक्स यानी कि महाकाव्य, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र एंड नीति शास्त्र। फिर आती है वेदास के 4 पार्ट आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, एंड दिस इज द सेम क्रोनोलॉजी। अगर इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे कि कौन पहले आया तो आप इसी तरह से बताना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, एंड ऋग्वेद यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ द ओल्डेस्ट अमंग ऑल। अच्छा, इसके अलावा ऋग्वेद के साथ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये भी आती है कि दिस इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ऋग्वेद इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट्री, यानी कि अभी तक जितने भी जानकारी में है सबसे पुरानी सर्वाइविंग पोइट्री जो है वो ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद में 1028 यानी कि 1028 हाइम्स यानी कि सूक्तियाँ हैं, जिसको 10 मंडल में विभाजित किया गया है, यानी इट हैज़ बिन composed in 10 books, 1028 या 108, whatever you prefer, hymns has been composed in 10 mandalas or books. इसके बाद आती है सामवेद, जिसमें 1810 यानी कि 1810 वर्सेस, ठीक है, लिखे गए हैं, कंपोज किए गए हैं। जो इसमें से मैक्सिमम जो है मोस्टली है वो ऋग्वेद से ही ले ली गई हैं। खास करके इसका ओरिएंटेशन जो होता है, इसका जो प्रकाश होता है वो म्यूज़िकल नोटेशन यानी कि संगीत संकेत चिन्हों के ऊपर जो चीज़ें संगीत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये उसके हिसाब से ज़्यादा कंपोज की गई हैं। फिर आती है यजुर्वेद। तो डिटेल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स कर्मकांड, अनुष्ठान, संस्कार। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, इसकी जो महत्ता होती है, प्रभावशीलता होती है, उसके ऊपर जो है यजुर्वेद ने फोकस किया है। फिर लास्ट में आती है अथर्ववेद।
अथर्ववेदा द लेटेस्ट वन, मिस्टिक चार्म्स और पॉपुलर बिलीव एंड प्रैक्टिसेस। रहस्यवादी सिद्धांत जो होते हैं और जो भी इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इसके बारे में अथर्ववेदा ने अथर्ववेदा का प्रासंगिकता है और रिलेवेंस है। अगला हमारा सेक्शन है ब्राह्मण्स। अगला हमारा सेक्शन है ब्राह्मण। एंड ब्राह्मण जो है हमारे एक लिटरेरी सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, एक साहित्यिक सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ कास्ट और वर्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो उनकी नाम भी कुछ ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को वो कन्फ्यूज कर जाती है। तो दिस इज़ जस्ट एन क्लैरिफिकेशन विद द बिगिनिंग। तो ब्राह्मण जो होते हैं ना, इसको अर्ली सेक्शन ऑफ वेदास भी कहते हैं, यानी कि ये पहले की एक भाग है वेदास की। एंड इट एक्सप्लेन्स संहिता पोर्शन एंड डिटेल्स सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एंड देयर आउटकम। तो ये जो है ये समझाने की कोशिश करती है, ये संहिता की पोर्शन को समझाने की कोशिश करती है। और जितनी भी क्या कहते हैं कि सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हैं, यानी कि कर्मकांड हैं आपके, उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर ये हाईलाइट करती है, महत्ता ये प्रकाश में लाती है। इसको सेकेंडरी लेयर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एम्बेडेड विथ ईच वेदा, इसको सेकेंडरी लेयर ऑफ वेदास भी कहते हैं, यानी कि उसकी द्वितीय चरण भी कहा जा सकता है। और ये जो होती है ये संस्कृत के टेक्स्ट के हिसाब से ये एम्बेडेड है इन एवरी वेदा। संस्कृत के शब्दों के साथ संस्कृत के चीज़ों के साथ वो वेदास में उनको इंक्लूड किया गया एज अ सेकेंड लेयर, दूसरी लेयर के जैसा। तो साइंटिफिक नॉलेज ऑफ वैदिक पीरियड लाइक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस पोर्शन ऑफ द वेदास एंड दैट इज़ ब्राह्मण। इसकी आप MCQ के हिसाब से आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान हिंदी वालों के लिए, और जियोमेट्री यानी कि ज्यामिट्री। तो साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक तरीके से इसमें प्रकाश डाला गया है ब्राह्मण्स में कि वेदास में क्या क्या चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद आती है हमारी आरण्यक। आरण्यक, अच्छा यहाँ ब्राह्मण और आरण्यक दोनों मेंशन नहीं है, इनमें भी लिमिटेशन होगा वर्ड्स का। तो आरण्य का शाब्दिक अर्थ हो गया जंगल की किताब यानी कि फॉरेस्ट बुक इन इंग्लिश। एंड आरण्यक इंटरप्रेट्स sacrificial rituals in a symbolic and philosophical way। आरण्यक अगर ब्राह्मण शुरुआती लेयर है, यानी कि क्या कहते हैं कि शुरुआत की चीज़ों को व्याख्या करती है, तो आरण्यक है वो वेद की अंतिम चीज़ें यानी कि सेकंड लेयर, दो ही हैं, तो अंतिम चीज़ों को उसके बारे में व्याख्या देती है, प्रकाश में लाती है। एंड तो ये इंटरप्रेट करती है तपस्या, सैक्रिफाइस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और प्रतीकात्मक जो भी चीज़ें सिंबॉलिक चीज़ें हुई, और फिलोसफिकल वे जो कि दर्शन हुआ, इसके बारे में आरण्यक बात करती है। आरण्यक की किताब की महत्ता है। सो इट इंटरप्रेट्स सैक्रिफिशियल रिचुअल्स इन अ सिंबॉलिक एंड फिलोसफिकल वे। और इसकी जो समय अवधि है वो कुछ 700 BC के अराउंड मानी गई है। ठीक, 700 BC के अराउंड इसकी जो है वो माना गया है। एंड दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ वेदास, या फिर अनदर लेयर ऑफ वेदास, ये चीज़ें हैं। तो हमारे बीच में जो सबसे एक और MCQ के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट ब्राह्मण जो है, ओल्डेस्ट ब्राह्मण जो टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट है, उसका नाम है पंचविंश। इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्राह्मणिकल ब्राह्मण टेक्स्ट, नॉट ब्राह्मणिकल, ब्राह्मण टेक्स्ट, जो कि टांड ब्राह्मण के अंतर्गत में आती है। और आरण्यक के बारे में तो आप जान गए हैं कि तपस्या पे बल, ज्ञान चिंतन, आध्यात्मिक बोध की तरफ, सांसारिक बंधनों से दूर, जंगल में संसार से दूर, आरण्यक का यही आपका जो है वो रेलेवेंस है। तो कई बार होती है ना कि हिंदू जो आपके थॉट्स हैं, जो फिलॉसफीज़ हैं,
वो बहुत ज़्यादा ना मतलब इंटरमिंगल हो चुकी हैं या हो जाती है। आपको पता नहीं है कि मतलब आरण्यक ने क्या कहा, ब्राह्मण ने क्या कहा, वेदास ने क्या कहा, पुराणास ने क्या कहा, दर्शन शास्त्र ने कहा क्या। हालांकि सबको मैं इसी क्लास में देखता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने ये चीज़ें बताई हैं अभी तक। वेद देखा आपने, ब्राह्मण देखा आपने, आरण्यक देखा आपने। आरण्यक के बारे में फिर से मैं बता देता हूँ कि तपस्या पे बल, ज्ञान चिंतन, आध्यात्मिक बोध की तरफ, सांसारिक बंधनों से दूर, जंगल में संसार से दूर, ये इसका मेन इसका मोटो है। और ब्राह्मण का है वो साइंटिफिक नॉलेज एंड वैदिक पीरियड, और साइंटिफिक नॉलेज ऑफ वैदिक पीरियड जैसे कि खगोल विज्ञान हुआ, जैसे कि ज्यामिति हुई, उसके ऊपर इनका पुश रहा है। अगला हमारा लिटरेरी सोर्स में आएगा, उपनिषद आएंगे। तो उपनिषद का एक लिटरल मीनिंग होता है, और उपनिषद का लिटरल मीनिंग ये होता है ना कि जैसे कि पुराने समय में होता था ना, गुरुकुल में शिष्य जो होते हैं वो गुरु के पास जाके बैठे थे, तो नज़दीक में जाके बैठना ज्ञान के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो उपनिषद जो है वो 108 होते हैं, एज यू मस्ट बी नोइंग। नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, 108 उपनिषद होते हैं। एंड 13 आर कंसिडर्ड प्रिंसिपल वन, 13 को उसमें से महत्वपूर्ण समझा जाता है। ग्रेट वैरायटी ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज़ ऑन सैक्रिफाइस, बॉडी, यूनिवर्स हैज़ बीन रेंडर्ड ऑन द उपनिषदास। तो जो दर्शन है हमारे त्याग के ऊपर, शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, ये सब जो बातें आप जो सुनते हैं वो सब उपनिषद से ही निकल के आती हैं। इट इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड ब्राह्मण। सो एज आई अर्लियर मैंशन, जितने भी ये कॉन्सेप्ट होती है, धारणा है, बातें हैं आत्मा और ब्राह्मण के बारे में, ये सब उपनिषद से ही उपनिषद में ही बताई गई हैं। इसकी जो बुक है 2 to 7 यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये उपनिषद की ना कोर पार्ट होती है, और ये ऋग्वेद संहिता का कोर पार्ट भी है। तो इसकी जो मतलब उपनिषद जो 2 से 7 है वो ऋग्वेद संहिता का वो कोर पार्ट बनाता है, और ये उपनिषद का भी कोर पार्ट है, ये ऋग्वेद संहिता का भी कोर पार्ट हो जाता है। तो पहले दो उपनिषद का नाम ऐसा है, जो पहली दो उपनिषद लिखी गई है वो है बृहद अरण्यायक, बृहद अरण्य एक, तो इन दोनों टर्म्स का फ्यूजन है। बृहद अरण्यायक एंड चंडोग्या, CHNDOGYA, चंडोग्या, ये दो पहले उपनिषद हैं। जो सबसे लेटेस्ट उपनिषद है वो है मुक्तिक उपनिषद। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको ना 1656 में लिखा गया। एंड यू विल वंडर हु रोट इट, कैन यू गेस? In 1656, who do you find who can write this? The Hindu scriptures, the text. Who was that Mughal entity who was so much studious and so much interested? Any guess? He is Dara Shikoh, the elder brother of Aurangzeb. तो इन्होंने अंतिम उपनिषद लिखी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट उपेंद्र सिंह मेंशन अबाउट दिस। तो 108 उपनिषद हैं एंड ऑल 108 उपनिषद आर कॉल्ड वेदांग, यानी कि इनको वेदों का अंग कहा गया है। उपनिषदों को 108 उपनिषद को वेदों का अंग कहा गया है, वेदांग कहा गया है। एक शब्द और आती है वेदांत, ये तो वेदांग थे। एक शब्द और आती है वेदांत, यानी कि वेदों का अंत। अंत मतलब ख़त्म नहीं, उनका कंक्लूजन, उनकी समाप्ति, लिखने की। तो वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है कंक्लूजन ऑफ द वेदास। सबसे जो छोटे उपनिषद हैं उसका नाम है मंडुक्या, और इसको अथर्ववेद में ये निहित है, मंडुक्या। 10 प्रिंसिपल जो उपनिषद है उसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ। आप चाहे तो लिखो, न लिखो, आपकी मर्जी, बट आप जान जाओ एटलीस्ट।
तो 10 प्रिंसिपल जो उपनिषद है उसमें सबसे पहले आती है ईशा, ISH है, ईशा या ईश, जो कि यजुर्वेद में है। फिर केना, जो कि सामवेद में है। फिर कथा, जो कि यजुर्वेद में है। फिर प्रश्न, जो कि अथर्ववेद में है, जो कि फिर मुंडक, जो कि अथर्ववेद में है। फिर मांडुक्य, जो कि अथर्ववेद में है। फिर तैत्तिरीय यजुर्वेद में है। फिर ऐतरेय, ये ऋग्वेद में है। फिर छंदोग्या, जो कि सामवेद में है। और फिर लास्ट में बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक और छांदोग्य, इन दोनों के मैंने पहले ही मेंशन किए थे कि ये दोनों सबसे पहले वाले उपनिषद हैं। तो बृहदारण्यक हाँ यजुर्वेद में आते हैं और छांदोग्य जो है वो सामवेद में आते हैं। ये 10 प्रिंसिपल फंडामेंटल माने जाने वाले उपनिषद हैं। तो यहाँ हमारी उपनिषद का टॉपिक ख़त्म होता है और फिर हम एपिक्स पे आते हैं। एपिक्स बोले तो महाकाव्य। तो महाकाव्य तो 2 इम्पॉर्टेंट हैं ही और 2 ही हैं ही, यानी कि रामायण और महाभारत। तो रामायण किनके द्वारा लिखी गई सर मैम? वाल्मीकि। तो हिस्टोरिकल अगर पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो रामायण 5वीं या 4वीं BC से लेकर के 3rd शताब्दी ईसा पूर्व तक रही, AD तक रही। और जो महाभारत है वो 100 साल लेटर ऑन, यानी कि 400 BC से लेकर के 400 AD तक उनका कुछ ड्यूरेशन रहता है। हिल्टी बिटल रिसर्चर हैं। ही सजेस्ट्स शॉर्टर पीरियड ऑफ महाभारता, जैसे कि उसको और छोटे ही कालखंड में लिखी गई हो। और वो बोलते हैं कि 2nd सेंचुरी BC से लेके ईसा पूर्व तक वो तब तक ही लिखी गई है, यानी कि 200 साल के टाइम ब्रैकेट में इसे लिखी गई है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एपिक हैं। इन द केस ऑफ एपिक मेनी सेंचुरीज मस्ट हैव बीन स्पेंड, वो बहुत सारे सैकड़ों कालखंड में लिखे जाते हैं और इसीलिए वो महाकाव्य एपिक कहलाते हैं। इसकी फंडामेंटल आपको नेचरिंग मैंने बता दी। और जहाँ रामायण है उसमें कुरुज, हस्तिनापुर, जन्मेजय जैसे क्या कहते हैं कि चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। दे हैव बीन मेंशन, देयर इज द मेंशनिंग ऑफ कुरुज, हस्तिनापुर एंड जन्मेजय। महाभारत से रिलेटेड की और भी चीज़ों के बारे में कुछ उसमें वर्णन नहीं है, ठीक है। तो ऑल्दो दीज आर द पार्ट ऑफ द महाभारता, बट सम peculiar part like Kurus, Janmejaya and Hastinapur find mention is Ramayana. So two historians, two epics were aware of each other, at least in their later stage of development. यानी कि जब आप AD में आप आते हैं तो जो उनकी जब फिनिशिंग हो रही होती है, जब कंक्लूजन हो रहा होता है, तो हिस्टोरियन मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में रेफरेंस देते हैं, जान रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन रेंडर कर रहे होते हैं। सम हिस्टोरियंस आर्ग्यूज दैट इवेंट ऑफ महाभारता स्लाइटली टू बी अर्लियर पीरियड देन दैट ऑफ रामायणा। अब महाभारत काल में ना आप अगर जानते हो थोड़ा सा डिटेल में, तो वो द्वापर युग की कहानी बताता है और रामायण जो है वो त्रेता युग की कहानी बताता है। तो इस हिसाब से हिस्टोरियन कहते हैं कि अरे यार फिर तो महाभारत पहले हो गई रामायण से। इन्फेरेंसेस कैन बी मेड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। तो फाइनली हम जो कि उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की जो बात होती है उस पर हम जाते हैं। तो इन दोनों महाकाव्यों से, एपिक्स से, हम जियोग्राफिकल जो भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन हो गई, नदियाँ हो गई, जो भी चीज़ें हो गई, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो महाभारता वॉज लिटिल नॉर्थ एंड अपर गंगैटिक वैली
विथ स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। और प्रैक्टिस ऑफ नियोगा यानी लेवरेट, ये एग्जिस्ट करती थी महाभारत में। आपको तो रोल पता ही है कि आपको स्टोरी मालूम है इसके बारे में। तो यही कही गई है कि ये थोड़ी ना पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ में लोकेट होती है। अब जब आप अराइवल लेते हैं, सिविलाइजेशन ऑफ फ्लरिशमेंट देखते हैं, तो आप यही जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान होता है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि पंजाब का रीजन होता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का रीजन होता है, फिर बिहार तरफ जाती है, फिर बंगाल तरफ जाती है। तो यानी कि ये हिस्ट्री के प्रोसेस में, इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये ग्रेजुअली है, ये शिफ्ट हो रहे थे वेयर ईस्टर्न साइड, राइट। और इसमें एक स्पेशली जो एक बात मैंने किया नियोगा यानी कि लेवरेट। तो लेवरेट वो प्रोसेस था जिसमें कि मान लीजिए कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस विधवा औरत की शादी जो है उसके छोटे भाई से करा जाती है। यही लेवरेट का मतलब होता है। While Ramayana's backdrop is shifted later, Eastern Gangetic Plain and much stricter control over women। तो एक तो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी शिफ्ट कर जाती है और वुमेन के ऊपर मतलब सोसाइटल भी तनाव, प्रेशर वो बन जाता है या बंदिशें बढ़ जाती हैं। महाभारत के बारे में फंडामेंटली अगर हम आते हैं, महाभारत में क्या है नहीं है, तो महाभारत कंसिस्ट ऑफ 18 बुक्स। महाभारत के जो खंडों को उनको पर्व कहा गया है और रामायणों को खंडों को कांड कहा गया है। तो महाभारत कंसिस्ट ऑफ 18 बुक्स जिसको पर्व कहते हैं, एंड हैज़ 2 मेन रिसेंशन यानी कि पाठ चयन। एक नॉर्दर्न होती है, एक सदर्न होती है। रिसेंशन मतलब प्रायोजित कड़ियाँ उसकी, और जो कोर स्टोरी होती है of conflict between 2 sets of cousin Kauravas and Pandavas and a great war of Kurukshetra, ये एक सेट होती है। और इसकी जो एडिशनल पार्ट होती है विच इंक्लूड sermons on dharma given by Bhishma and steering discourse of Krishna and Arjuna on the eve of war, जिसकी एक स्पेशल सेगमेंट क्रिएट हो जाती है जिसको भगवत गीता कहा जाता है, राइट। तो पहला तो मूलभूत जो कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण था कौरव के बीच में और पांडवास के बीच में, और कुरुक्षेत्र का जो वार होता है, जंग होती है, युद्ध होती है, वो इसका एक कंपोनेंट बनाता है महाभारत का। और दूसरा कमेंट बनता है जो कि ज्ञान की बातें की गई हैं, दर्शन दिया गया है भीष्म के द्वारा जब वो तीर के ऊपर आसीन थे। और उसके अलावा जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बातें होती हैं, जो डिस्कोर्स होता है, जो व्याख्यान होती है, जिसको भगवत गीता का नाम दिया जाता है। तो ये 2 इसके कड़ियाँ हैं, रिसेंशंस हैं। इसी हिसाब से इट्स अ वर्क ऑफ इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाय मेनी इंडिविजुअल। इट सिम्स टू बी लाइक दैट कि महाभारत किसी एक इंसान ने 700-800 साल तक तो लिखी नहीं होगी, ओके मतलब हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो इट फील्स लाइक दैट, इट सिम्स लाइक दैट इट हैज़ बीन रिटन बाय मेनी पीपल। इंसाइक्लोपीडिया मीन्स विश्वकोश। ये एक विश्वकोश का क्या कहते हैं कि प्रदान करता है, स्वरूप प्रदान करता है, जैसे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के अनुसार अलग अलग लोगों के द्वारा इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश की गई है। रामायण के बारे में फंडामेंटली याद है तो रामायण जो है इसमें भी फॉर्म होती है 2 रिसेंशंस, यानी कि इसमें भी 2 कड़ियाँ, प्रायोजित कड़ियाँ जो है उसमें सम्मिलित होती हैं। इसमें भी नॉर्दर्न एंड सदर्न होती हैं। नॉर्दर्न सदर्न ज्योग्राफिकल के हिसाब से नहीं है। नॉर्दर्न रिसेशन होता है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न। लैंग्वेज इज़ मोर इलेबोरेटेड, यानी कि व्याख्यान बहुत ज़्यादा इलेबोरेट, विस्तृत है। एंड जो लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो भी बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, यानी कि ल्यूसिडिटी है उसमें, वर्णात्मक उसकी जो उसका जो पक्ष है वो उसमें ज़्यादा बढ़िया है। ये बात मैं कह रहा हूँ सदर्न रिसेशन के हिसाब से। तो लैंग्वेज इज़ मोर एलोबरेटेड एंड पॉलिश्ड देन द सदर्न रिसेशंस। एपिक कंसिस्ट ऑफ 7 खंड
तो रामायण में जैसे मैंने बोला कि 7 कांड है, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक ये जाती है। बालकांड पहला कांड हुआ, उत्तरकांड लास्ट वहाँ हुआ। वाल्मीकि अपीयर्स इन बालकांड। वाल्मीकि जो है, आपने अगर रामायण में देखा होगा तो वो पहले कांड जो कि बालकांड में अपीयर होते हैं, विच इंस्पायर हिम एंड उत्तरकांड वेयर ही गिव्स रिफ्यूज टू डिजोन्ड सीता। तो उत्तरकांड में आपको पता है कि जब अयोध्या से निर्वासन के बाद जब सीता माता को निकाल लिया गया था, तो उसके बाद फिर उत्तरकांड लवकुश की जो कहानी होती है उसमें, तो उसमें डिजोन्ड जो स्टेज ऑफ द कंडीशन ऑफ द सीता है, उसमें उन्होंने उनको रिफ्यूज़ दिया है, उनको जगह दी थी, उनको आश्रय दिया था उनको। उत्खनन यानी कि एक्सकवेशन एट अयोध्या, तो इसमें भी कुछ पीजीटी पॉइंट या एमसीक्यूज पॉइंट आपसे कुछ इसमें आते हैं, पॉइंट्स आता है कि हैव इंडिकेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ सेटलमेंट। फाइन, तो पहले तो बात है कि इसमें सेटलमेंट है। अब उसका साक्ष्य क्या था कि इट वॉज वेरीफाइड बाय नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW। नॉर्दर्न वेयर यानी कि उत्तरी काले पॉलिश्ड मृदभांड, उसकी प्रेजेंस से वेरीफाइड किया है कि हाँ यहाँ सेटलमेंट थी। और ये जाती है 700 सेंचुरी BC के अराउंड, ईसा पूर्व 700, ये तब की साक्ष्य देते हैं। हाउएवर नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट्स हिस्टोरिकल बेसिस टू दिस इवेंट। कोई भी पुरातात्विक सबूत इसकी ऐतिहासिक बेसिस को जस्टिफाई नहीं करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें और पॉइंट्स हैं कि कैरेक्टर्स ऑफ रामायण, यानी कि रामायण की जो विशेषताएं हैं उसमें एक आती है कि पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता, एंड डायनामिज्म ऑफ द राम स्टोरी। डायनामिज्म यानी कि गतिशीलता, तो गतिशीलता और लोकप्रियता जो कि राम की कहानी में थी, इसने बहुत सारा इंस्पिरेशन दिया दूसरे टेक्स्ट को। आप इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखते जाएं। इनकी कहानी का अलग अलग वर्जन आया, अलग अलग वर्णन आया, अलग अलग जगह से आया, इसको लिखें। जैसे कि जैन वर्जन आया, उसे कहा गया पौमाचर्यु। पौमाचर्यु प्राकृत लैंग्वेज में है पौमाचर्यु, जिसे विमल सूरी ने लिखा है। और इसका सारांश है कि लक्ष्मण ने रावण का वध किया था, न कि राम ने। तो इसमें राम की जो जैन वैल्यू है, जो कि बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस है, वो मेंटेन की गई है कि उनका वध लक्ष्मण ने किया है, राम ने नहीं किया है। क्या किसने किया है, पीजीटी के पॉइंट से जानिए, एग्जाम के हिसाब से जानिए कि पौमाचर्यु है, विमल सूरी की है, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ये जैन टेक्स्ट से इसका रेफरेंस आता है। बुद्धिस्ट के बारे में बात करते हैं। बुद्धिस्ट में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है, राम की स्टोरी के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसका नाम दिया गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर में दशरथ जातक। अब तो जातक के बारे में आप जानते हैं कि वो बुद्ध के रीइंकारनेशन यानी कि पुनर्जन्मों के ऊपर ही आधारित कहानियों का संग्रह है। तो दशरथ जातक ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का राम के स्टोरी का वर्जन है, जो कि अगेन पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जैन ने जहाँ प्राकृत में लिखा है, इसमें पाली लैंग्वेज की यूज़ की गई है। फिर इसकी तमिल वर्जन भी आती है। तमिल वर्जन को कंबन ने लिखा है 1200 सेंचुरी में, बहुत लेट हो, 12th सेंचुरी, यानी कि कल्हण के टाइम का जो मैंने मेंशन किया है, लमसम इसी टाइम में कंबन ने लिखा है। और इसका तमिल नाम है इरम वट्टरम, IRAM इरम वत्तरम। और फिर इसकी तुलसीदास ने भी लिखी है, जो कि आपको तो पता होगा अकबर के समकालीन है, 16th सेंचुरी AD। और इन्होंने नाम दिया ऐसा क्या, तुलसीदास ने क्या नाम लिखा है, रामचरितमानस। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम ओरल वर्जन फाउंड इन स्टोरी टेलिंग्स इन
अच्छा, इसके अलावा ना इनके ओरल वर्जन्स भी हैं, यानी कि इनकी श्रुतियाँ भी हैं राम की कहानी की। और इनकी श्रुतियाँ तिब्बत में है, म्यांमार में है, लाओस में है, कंबोडिया में है, इंडोनेशिया में है। तो इनके भी कहानियों में राम का वर्णन मिलता है, उनके हिसाब से मिलता है। अगर आप सुमात्रा का एयरपोर्ट वगैरह अभी आपने कभी देखा होगा, फेसबुक वगैरह में देखा होगा, चाहे यूट्यूब पर भी देखेंगे, तो आप वहाँ पे इन कैरेक्टरों के बारे में फिगराइन प्रेजेंस देखेंगे एयरपोर्ट के ही अंदर में। दे मेक इट एज देयर कल्चरल पार्ट ऑफ देयर लिविंग एंड देयर बीइंग। तो तिब्बत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया। अब हम अगले लिटरेरी सोर्स पे आते हैं, जिसका नाम है पुराण। पुराण यानी कि पुराना, ओल्ड। इट वॉज कंपोज बाई व्यास, बट इन अ वे दैट कम टू अस हार्डली रिफ्लेक्ट द वर्क ऑफ अ पर्सन। तो इसमें भी वही बात होती है कि इनको पढ़ने के बाद लगता नहीं कि किसी एक इंसान का इसमें योगदान रहा होगा, इसमें सामूहिक तरीके से इसमें योगदान रहा होगा। तो 18 महापुराणाज हैं एंड मैनी उप पुराणाज हैं, सेकेंडरी पुराणाज हैं। सेकेंडरी उपपुराण, उपपुराण, पुराण एंड उपपुराण, 18 मेन पुराण हैं और कुछ उपपुराण हैं। तो नाम ले लेते हैं जल्दी से। 18 महापुराण, जिनको लिखना है लिखिए, जिनको नहीं लिखना है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए जान सकते हैं। जैसे विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़ा, पद्मा, वराह, मत्स्य, कुर्मा, लिंगा, शिव, स्कंद, अग्नि, ब्रह्मांड, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्मा और सबसे अंतिम में ब्रह्म है वैवर्त्य। तो जैसे विष्णु पुराण, नारद पुराण, इन सब में आप लास्ट में जोड़ते जाइएगा। मैंने जितने नाम लिए 18 ये सब है इसमें। ऑरिजिन ओवरलैप्स विद द वेदास टू सम एक्सटेंट। इनकी जो ऑरिजिन होती है वेदास के साथ ओवरलैप्स करती है, यानी कि एक ही समय कालखंड के ये आगे पीछे वो दिखते हैं, जो कि चौथी या 5वीं सेंचुरी एडी के अराउंड कुछ दिखता है। दे हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक, पंचलक्षण पुराण में कहा जाता है, जिसका डिस्कशन पुराण में इम्पॉर्टेंट है। मतलब पुराण में पंच लक्षणों का डिस्कशन किया गया है, यानी कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन मेंशन्ड इन पुराणास एंड दिस आर सर्ग, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, प्रतिसर्ग, रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मनवांतर, पीरियड ऑफ वेरियस मनुज, वाम्स, जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड एंड ऋषिज, यानी कि वंशावली, जितने भी भगवान हैं, देव हैं और ऋषिज मुनि हैं, और वंशानुचरित यानी कि अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टी, जैसे कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इनकी जो व्याख्या जो दी गई है, इनके जो बारे में जीनियोलॉजी या वंशावली दी गई है, वो पुराण से ही आती है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि ये किस लिटरेरी सोर्स में डिस्कस किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एजेस, जो चारों एज की बात की गई है, सतयुग और द्वापर युग और काली युग और त्रेता युग, ये भी पुराण से निकल के आते हैं। और एक मैटर ऑफ फैक्ट मैं थोड़ा सा ये बता दूँ आपको कि ये हजारों हजार साल के एक युग को माना गया है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड ईयर। तो चारों युग को मिला करके एक महायुग होता है, चारों युग को मिला करके एक महायुग होता है, और 1000 महायुग में एक कल्प होती है, और एक कल्प में 14 मनवांतर होते हैं, यानी कि जितने भी मनुज हैं, वरियस मनुज, उनके बारे में उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। 14 मनवांतर होते हैं और 14 को एक मनुज के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, यानी कि उसके साथ 6% यानी कि होती है, प्रिसाइडेड होते हैं। एक युग जो है वो साइकिल ऑफ, एक युग जो है जैसे कि अब मान लो कि सतयुग है, तो वो साइकिल ऑफ डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ धर्म। तो एक धर्म की रिवाइवल जो पूरी होती है उसको पूरा वो डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। उस हिसाब से अब हमारा अगला पोर्शन है वो है धर्मशास्त्र। ये हमारा पुराण थे। धर्मशास्त्र की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप जानिए। धर्म बेस्ड ऑन द ideas that the universe is governed by certain natural law and that moral law guiding people's lives should be in consonance with the natural law। तो धर्मशास्त्र की जो अवधारणा है वो इस बात पे ही निर्भर करती है कि जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं
जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं, जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, वो प्राकृतिक सिद्धांत के और नैतिक सिद्धांत के ऊपर ही चलती है, और वो एक जो लोग हैं उसके जीवन को वो गाइड करती है, जो कि प्राकृतिक मूल्य हैं उसके अनुरूप हो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द यूनिवर्स इज गवर्न बाय सर्टेन नेचुरल लॉ एंड दैट मोरल लॉज गाइडिंग पीपल्स लाइफ शुड बी इन कंसोनेंस विथ नेचुरल लॉ। तो इसमें सबसे बड़ा एक जो कॉन्सेप्ट आता है फिर वो धर्म का आता है। तो धर्म जिसको रेफर किया जाता है, इट मीन्स आइडियल कंडक्ट ऑफ पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी एंड जस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू फुलफिल इट्स गोल, और गोल को ही पुरुषार्थ कहते हैं। तो हिंदी में अगर बोलें तो एक आदर्शवादी कंडक्ट, आदर्शवादी क्या कहते हैं, एक्शन, आदर्शवादी एक्शन एक किसी इंसान का जो कि समाज में रहता है और अपने क्या कहते हैं कि जो उनके जो रिज़ल्ट हैं, जो कि उनके इंड वैल्यूज़ हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए, अपने कार्य को परिपूर्ण करने के लिए न्याय संगत तरीके से अपने गोल पे लगे हैं, उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। न्यायोचित तरीके से करें। तो धर्म जो है वो एक यहाँ पे रिलीजियस टर्म नहीं है, बट यहाँ पे ये एक राइटियस कंडक्ट है, यानी कि न्याय संगत तरीके से किया जाने वाला कार्य। तो इसमें 4 जो धर्म के अंदर में जो आपके आती हैं, मतलब फुलफिलमेंट के लिए एलिमेंट्स है, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो इस चीज़ को आप जानते हो वो धर्म सूत्र में मेंशन की गई है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। धर्म मतलब राइटियस कंडक्ट यानी कि तर्क संगत, अर्थ मतलब वस्तु मटेरियलिस्टिक जो भी होती है, काम मतलब सेंसुअलिटी यानी इश्क मोहब्बत प्यार व्यार, और मोक्षा यानी कि डिलीवरेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, यानी कि अब सब क्रियाकलापों से ऊपर उठ जाना, ख़त्म करना। तो ये सब चीज़ों के बारे में धर्मशास्त्र के ऊपर में ही इंफॉर्मेशन दी गई है। और धर्मशास्त्र के अंदर में एक आता है धर्मसूत्रास। तो दे आर द पार्ट ऑफ वेदांग लिटरेचर। धर्मसूत्रास जो है वो वेदांग लिटरेचर का ही एक पार्ट है, और इसमें बहुत सारे सूत्र और दिए गए हैं, जैसे कि गृह सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि कल्प सूत्र दिए गए हैं, है ना। इट रिकग्नाइजेज 3 सोर्स ऑफ धर्मा। तो इनमें 3 स्रोतों को प्रायोरिता दी गई है, रिकग्नाइज किया जाता है। वो है श्रुति यानी कि वेद, स्मृति टेक्स्ट, एंड शिष्टाचार यानी कि गुड कस्टम्स ऑफ लर्नड पीपल। जो अच्छे लोग हैं, जो उनका कार्य होते हैं, वो शिष्टाचार होती है। इसको, श्रुति को, स्मृति को, ये तीनों ही जो धर्म सूत्रास होते हैं उसके कंपोनेंट बन जाते हैं, उसकी पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, 2 फैक्टर्स और, 2 पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जिसके लिए धर्म सूत्रास इंपॉर्टेंट होती है। इसमें पहली बार मेंशन किया गया और इसमें ही शायद मेंशन किया गया है, अगर आपसे ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए, कि आश्रम सिस्टम और वर्ण सिस्टम। आश्रम सिस्टम जो कि 4 पार्ट में होती है, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। इन चारों के बारे में जो आश्रम सिस्टम है ये धर्मसूत्रास से आती है। और साथ में वर्ण सिस्टम जो आती है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली जो कॉन्सेप्ट है, वो भी धर्मशास्त्र से ही आती है। इसके अलावा द्विज यानी कि जो जिनको जनेऊ धारण किया जाता है, ये द्विज का लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। तो इसकी भी जो अवधारणा है वो भी धर्मशास्त्र से ही आती है। फाइन, तो यहाँ पे हमारा हिंदू माइथोलॉजिकल और लिटरेरी जो सोर्सेज है उसके बारे में हम फिनिश अप करते हैं। अब हम चलते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के पास। अच्छा, मैंने यहाँ मेंशन किया है। फाइन, तो ये चीज़ें सब कंप्लीट हो गई हैं। एंड बुद्धिस्ट सोर्सेज में अब हम आते हैं। इसमें क्या होते हैं ना कि इसके 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कैनोनिकल होते हैं, एक नॉन कैनोनिकल होते हैं। कैनोनिकल आप कह सकते हो कि जो कि मोनार्क से यानी कि मठ से, जो खास करके फॉर्मल तरीके में जो आती हैं, जिनका संकलन होता है मठाधीशों के द्वारा होता है, वो कैनोनिकल हो जाते हैं आपके, ये फॉर्मल वे में होते हैं। एक नॉन कैनोनिकल होते हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं, इनमें लैंग्वेज बदल जाती है, संस्कृत में होते हैं, प्राकृत में भी हो सकते हैं। तो नॉन कैनोनिकल और कैनोनिकल क्या होता है इसको आगे देखते हैं। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो है त्रिपिटक अंग, जो कि 9 से लेकर 12 तक माना गया है। 9 से लेकर 12 तक माना गया है। त्रिपिटिका हो गया, और ये तो पाली और संस्कृत क्रॉनिकल्स हो गए। तो कैनोनिकल कहते हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया,
विहित इसका शाब्दिक अर्थ हो गया हिंदी में, और नॉन कैनिकल का हो गया गैर विहित साहित्य। तो कैनिकल विहित साहित्य और गैर विहित साहित्य, ये दो चीज़ें हो गया। बेसिक जो प्रिंसिपल होती है एंड प्रोसीजर जो होता है वो है रिलीजन ही है कैनिकल साहित्य का, यानी कि सिद्धांत और प्रक्रिया जो है वो धार्मिक ही होगी। तो उसी के बेस्ड जो भी लिटरेरी जो इसकी सोर्सेज है वो उस हिसाब से होगी। और कैनिकल टेक्स्ट में अंग और त्रिपिटिका, ये तीनों कैनिकल टेक्स्ट के ही पार्ट बनते हैं। तो अंग जैसे मैंने बताया 9 से 12 होते हैं, और त्रिपिटिका मतलब सुत्त, विनय और अभिधम। तो त्रिपिटिका जो है वो पाली, चाइनीज़, तिब्बतियन, इनकी सब वर्जन आती हैं। हाँ, एंड्रॉयड का वर्जन है। तो त्रिपिटिका जो है वो पाली, चाइनीज़, तिब्बतियन, जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म अपने हिसाब से आ गई है, त्रिपिटिका का भी इंटरप्रिटेशन उस हिसाब से गया है। और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, वो हैं सुत्त, विनय और अभिधम। तो सुत्त जो है, इन दोनों का भी अपना अपना एक पार्ट का इंपॉर्टेंस होता है। तो सुत्त जो है वो वाट बुद्धा हिमसेल्फ सेड, सुत्त ने खुद ही क्या बोला है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको कंपाइल किया गया है, उसको इसमें बताया गया है सुत्त वाले पोर्शन में। अच्छा, एक चीज़ आप जान जाओ, ये जो सुत्त है ना, ये पाली वर्जन है ऑफ सूत्र, जो कि संस्कृत में है। तो अपभ्रंश थोड़ा सा हो जाता है बोलने में, जैसे कि धम्म होता है वो धर्म का ही धम्म हो जाता है, पाली में हो जाता है। तो मैं इसलिए सूत्र कह रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू मेक रिलेवेंस मोर इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर इटसेल्फ। तो फिर विनय रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन ऑफ संघ। तो जो मॉन्क्स हुए और जो नन्स हुई उनकी, बौद्ध जो मॉन्क्स हुए, जो नन्स हुए उनकी, तो संघ में रहने वाले मॉन्क्स और नन्स के लिए जो रूल बनाए गए हैं वो विनय में आते हैं। और संघ जो है ये मोनास्टिक ऑर्डर होता है, यानी कि मठ के जो सिद्धांत होते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो संघ जो है ये वही चीज़ें हैं, ये मठ की बात यहाँ पे है। और इसके जो सिद्धांत जो होते हैं इसको विनय में ही इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर तीसरा पार्ट हो गया अभिधम। अभिधम मीन्स स्टडी एंड टीचिंग ऑफ सुत्त एंड पिटक। फाइन। तो स्टडी ऑफ टीचिंग ऑफ सुत्त एंड पिटक वाया समरी, क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि सारांश के द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा, आंसर के द्वारा सुत्त और पिटक के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं वो अभिधम में ही आता है। त्रिपिटिकास जो हैं वो 5 निकायज में डिवाइडेड हैं। ये 5 निकायज हैं, लिख लीजिए। दिग्घ निकाय, मध्यमा, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। डू आई नीड टू रिपीट? दिग्घ, मध्यमा, संयुक्त, उत्तर, अंगुत्तर एंड खुद्दक। खुद्दक को जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज के बारे में आप जान रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी रेफरेंस दी है। तो जातक स्टोरीज जो है वो आपकी खुद्दक निकाय में का ही एक पार्ट में है। अगर टेक्निकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमसीक्यू में कि वेयर डज लाइज जातक स्टोरीज, तो इट कम्स अंडर खुद्दक निकाय। एंड जैसे कि मैंने ये भी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा जो है, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, इट टॉक्स अबाउट देम, ऑलराइट। And it is one of the 15 book of Khudak Nikaya. So it is not the only thing of Khudak Nikaya, it is one of the 15 books from the Khudak Nikaya. And Khudak Nikaya का जो टाइम लाइन है वो 3 सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD। अगला है धर्मपाद। तो वर्सेस यानी कि छंद, वर्सेस ऑफ इथिकल सेइंग, जो खुदक निकाय के जो हैं छंद हैं वही धर्मपाद का कंपोनेंट बनता है। ये भाग है और ये जो छंद की जो बातें हैं ये धर्मपाद में ही बताई गई हैं। अच्छा, थेरा गाथा एंड थेरी गाथा। थेरा गाथा, थेरी गाथा आर द सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन। ठीक है, थेरा गाथा एंड थेरी गाथा थेरा गाथा एंड थेरी गाथा आर द सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन। और इसमें भी थेरी गाथा का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है ना क्योंकि दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइंग इंडियन लिटरेचर वर्क ऑन द वुमेन ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो थेरी गाथा का इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। थेरी गाथा डील्स विद द नन एंड थेरा गाथा डील्स विद द मॉन्क्स। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन
सुत्त एंड विनय पिटक वेयर रिसाइडेड। ओके, जब पहली काउंसिल हुई थी ना, उस समय सुत्त और विनय पिटक को रिसाइड किया गया था। उस समय उनके बारे में मतलब उनको यूज़ किया गया था। इमीडिएटली जब भगवान बुद्ध डिमाइज हुए थे, वो मरणावशा में चले गए थे, एट फर्स्ट काउंसिल जो कि राजगृह में हुई थी। ये हुई थी 1483 BC में। उनके जस्ट मरने के बाद पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में हुई थी। उस समय सुत्त और विनय पिटक को रिसाइड किया गया था। इसके अलावा इमीडिएटली 100 साल के बाद होता है 383 में वैशाली में दूसरा, वहाँ भी ये चीज़ें रिसाइड की गई थी। तो कंपोजिशन ऑफ कोर ऑफ पाली त्रिपिटक कैन बी प्लेस्ड बिटवीन 5th century BC to 3rd century BC, written down in 1st century BC in Sri Lanka, Anuradhapur, under King वत्तागमानी। तो पाली में जो त्रिपिटक को लिखा गया, उसका जो कोर कंपोजिशन होता है, उसकी जो मेन जो भावार्थ इम्पॉर्टेंट जो होती हैं, उसको जो 5वीं से 3री ईसा पूर्व शताब्दी तक हम मान सकते हैं। और इसको लिखा गया था, यानी कि वो तो मतलब कि उस समय लिखा नहीं गया था, तो यानी कि वो श्रुति बेस्ड थी। और जो उसको लिखा गया था वो पहली सेंचुरी BC में लिखा गया था, ईसा पूर्व में लिखा गया था श्रीलंका के अनुराधापुर में। और जो राजा थे जिन्होंने इसको करवाया था, उनका नाम था वट्टागमानी। वट्टागमानी VATTAGAMANI, वट्टागमानी। तो अब हम आते हैं बुद्धिस्ट के नॉन कैनोनिकल लिटरेचर टेक्स्ट के ऊपर, जो कि खास करके पाली में ही लिखे गए हैं। और इस पर सबसे पहला नाम आता है मिलिंदपान। मिलिंदपान आप सब जानते होंगे, राजा में मिनांडर ग्रीक राजा, एंड इंडो ग्रीक राजा, नॉट ग्रीक राजा, इंडो ग्रीक राजा। और उसकी जो कन्वर्सेशन होती है बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के साथ, उसके बारे में मिलिंदपान लिखी गई है। कब? पहले सेंचुरी BC से लेकर पहले सेंचुरी AD तक। तो इट इज़ अ कन्वर्सेशन इन बिटवीन किंग मिलिंद, मिनांडर, इंडो ग्रीक किंग एंड द मॉन्क नागसेना। पाली और श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, तो श्रीलंका से कुछ जो आते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो उसमें आते हैं दीपवंश और महावंश। दीपवंश की टाइम है 4वीं से 5वीं सेंचुरी, और महावंश है 5वीं सेंचुरी। दीपवंश और महावंश दोनों पाली और श्रीलंकन क्रॉनिकल्स में ही आती हैं। तो दे बोथ कंटेन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ। फाइन। बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोक, किंग ऑफ श्रीलंका एंड अराइवल ऑफ बुद्धिज्म ऑन देयर लैंड इन श्रीलंका। तो दीपवंश और महावंश से ये बात करती है माइथोलॉजिकल अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ, बुद्धास के लाइफ के बारे में जो माइथोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जैसे मैंने अभी बताया है ना, फिर अशोका के बारे में, श्रीलंका के राजाओं के बारे में, अराइवल ऑफ बुद्धिज्म उनकी जगह पे, इसके बारे में दीपवंश और महावंश के बारे में लिखा गया है। दीपवंश 5वीं से 4वीं शताब्दी में है, महावंश 5वीं शताब्दी में आती है, लिखी गई थी। फिर कुछ बुद्ध के काम जो है वो संस्कृत में भी किए गए थे। तो ये जो है ना वो मिक्स ऑफ प्राकृत एंड संस्कृत दोनों होते हैं। इसी के अंदर में महायान स्कूल इंटेंसिफाई होता है, यानी कि महायान स्कूल की जो प्रखरता जो आती है वो इसी बुद्धा संस्कृत वक्त से ही आती है। द कैनन्स ऑफ सर्वस्तिवाद स्कूल, ये संस्कृत में लिखी गई है। सर्वस्तिवादा यानी कि ग्रंथियाँ जो हैं सर्वस्तिवादा स्कूल के, वो संस्कृत में लिखी गई हैं। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पाली। एंड महावस्तु है और ललित विस्तरा है। दीज बोथ आर हैजियोग्राफी, बुद्ध एंड मोनास्टिक ऑर्डर के ऊपर। महावस्तु और ललित विस्तारा ये दोनों हैजियोग्राफी हैं। हैजियोग्राफी यानी कि जीवनी। ये बुद्ध और मोनास्टिक ऑर्डर, बुद्ध और उसके मोनास्टिक ऑर्डर के ऊपर ही लिखी गए हैं। फिर एक अश्वघोष की बुद्ध चरिता आती है। आप सभी एग्जाम में जानते हैं कि पूछा जाता है, यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1ली से 2री सेंचुरी AD में है, लिखी गई थी। फिर बोधिसत्व जो आने वाले जो बौद्ध के जो रीइंकार्नेशन है, यानी कि जो उसका रूप है, उसके बारे में बात करता है, जैसे कि मैत्रेय। तो बोधिसत्व जो है ये भी एक नॉन कैनोनिकल
बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक पार्ट है जिसके में फ्यूचर बुद्स के बारे में बात किया जाता है। इसके अलावा नागार्जुन हुए फेमस, वसुबंधु, असांग, अस्यादेव, बुद्ध पलिता, ये सब कुछ है, ये संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो अब हम आते हैं जैन की तरफ। ठीक है, जैन सोर्सेस को जो है वो बेस्ड होती हैं सिद्धांत, जिसको अगमा भी कहते हैं, और प्राकृत इनकी मेन लैंग्वेज रही है, और ये इनके दो मेन सेगमेंटेशन रहे हैं, श्वेतांगव और दिगंबर। और इनकी भी दो लिटरेरी सोर्सेज की सोर्सिंग होती है, वो है कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल, वो सोर्सेज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैन लिटरेचर, सिद्धांत और अगमा, सैक्रेड बुक्स ऑफ जैन आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिद्धांत और अगमा। जैन धर्म की जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको कलेक्टिवली सिद्धांत या अगमा कहा जाता है। तो लैंग्वेज ऑफ अर्लीस्ट टेक्स्ट इज ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ प्राकृत, यानी कि अर्धमगही। अर्धमगही जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, तो जो इनकी लैंग्वेज है वो ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ प्राकृत, यानी कि प्राकृत में भी अर्धमगही जो आती है, ये इनके अर्लीस्ट टेक्स्ट की रही है। जैन मोनेस्ट्री ऑर्डर दो भागों में डिवाइडेड है, और श्वेतांबर एंड दिगंबर, और ये डिवीज़न जो है वो 3rd सेंचुरी एडी में होता है। श्वेतांबर में थोड़ा सा अब हम लोग हाईलाइट करते हैं, तो ये श्वेतांबर वाली पार्ट आती है। श्वेतांबर जो कैनन है, इसमें 12 अंग हैं, 12 उप अंग हैं, 10 प्राकीर्णाज हैं, 6 छेद सूत्रा हैं, 4 मूल सूत्रा हैं, और कुछ इंडिविजुअल सूत्रा भी हैं, जैसे कि नंदी सूत्रा वगैरह हो गई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि श्वेतांबर में, कैनन्स में, यानी कि इनके ग्रंथों में, श्वेतांबर के ग्रंथों में 12 अंग होते हैं, 12 उपअंग होते हैं, 10 प्राकीर्णाज होते हैं, 6 छेद सूत्राज होते हैं, 4 मूल सूत्राज होते हैं। उसके अलावा भी कुछ इंडिविजुअल सूत्राज होते हैं, जिसको नंदी सूत्राज वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये इसमें आती हैं। तो अकॉर्डिंगली जो इनके अंग जो हैं वे आर कंपाइल्ड एट द काउंसिल हेड एट पाटलिपुत्रा। ये जो अंगाज जो है इसको पाटलिपुत्रा में कंपोज किया गया था। इंटायर कंपाइलेशन इज सपोज टू हैव टेकन प्लेस एट वल्लभी, गुजरात में वल्लभी में 5वीं-6वीं शताब्दी एडी में इनकी कंपाइलेशन है, वो माने जाते हैं कि कंप्लीट की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किया गया था देवर्धि क्षमा शर्मना। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय देवर्धि क्षमा शर्मना। वल्लभी में जो इनकी फाइनल कंपाइलेशन की गई थी, जो कि माना जाता है कि इनकी फाइनल कंपाइलेशन हुई थी 4th-5th सेंचुरी एडी में, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय देवर्धि क्षमा शर्मना। और नॉन कैनोनिकल वर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निजुक्ति मतलब फिर से भ्रंश, भाष्य, चूर्णीस, ये सब मराठी और महाराष्ट्री और प्राकृत में लिखी गई हैं। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैन पुराणास के बारे में। तो जैन पुराणास में ना एक चरिता भी है, जो कि श्वेतांबर में होती है, चरिता होती है, जिसमें विच इज़ हैजियोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर, जिसको फोर्ड मेकर भी कहा जाता है तीर्थंकर्स को। तो उनके बारे में जैन चरिता जो है श्वेतांबर की, वो हैजियोग्राफी है, यानी कि वो जीवनी हैजियोग्राफी, जैसे मैंने बताया पहले, वो जीवनी होती है। तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर, उनके बारे में जैन चरिता में। तो जैन पुराणास एक होता है, जैसे कि हिंदू में जैसे पुराण, वैसे जैन पुराण भी होता है। और इसमें जैन तीर्थंकर के अलावा कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिसको डिटेल नहीं की गई है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इसमें ना थोड़ा सा मतलब और भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ओके, तो तीर्थंकर जो है इनके ऋषभ है ना, 7th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो इनके ऊपर भी एक पुस्तक है इनकी, जिसको आदि पुराना कहा जाता है, जो कि ऋषभ देव के ऊपर में है। फिर एक और है, वो है हरिवंशा पुराना,
तो महाभारत का जो जैन वर्जन है, महाभारत के कैरेक्टर्स कुछ हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसके ऊपर जैन वर्जन में भी एक लिखा गया है जो कि 8वीं शताब्दी AD में लिखा गया है, उसको हरिवंश पुराना कहते हैं। फिर त्रिशस्ति लक्षण जो कि जीनसेन इनके इम्पॉर्टेंट हैं, और गुणाभद्र इनके द्वारा लिखी गई थी एक किताब है। जीनसेन ने और गुणाभद्र ने 9वीं शताब्दी AD में त्रिशस्ति लक्षणा इसको लिखा था। इसमें इन्होंने विस्तार दिया है जैन के धर्म सेंट्स के बारे में, किंग्स के बारे में, उनके जो हीरोज़ रहे हैं उसके बारे में, त्रिशस्ति लक्षण में, जीनसेन एंड गुणाभद्रा। और इनकी फिर एक लास्ट बुक आती है जिसका नाम है परिशिष्ट परवान। परिशिष्ट परवान जो कि हेमचंद्र एक और फिर से मोस्ट सेलिब्रेटेड इनके अकाउंट राइटर हैं, उनके बारे में है, जो कि 12वीं सेंचुरी AD में इनकी आती है, यानी कि कलहन के टाइम के ही आसपास में आती है। परिशिष्ट परवान इनके बारे में आती है। तो फिर हम अब फाइनली संगम लिटरेचर के बारे में मूव ऑन करते हैं। एंड संगम लिटरेचर के बारे में हम खास करके क्लास के बारे में ज़्यादा जानेंगे, तो इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वही मैं बता देता हूँ। संगम लिटरेचर है वो तामिलियन क्या कहते हैं कि लिटरेचर से रिलेट करती है। एंड एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग हैजियोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस ये होती है ना कि हैजियोग्राफी है ना वो रिलेटिवली न्यूली ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट है, बायोग्राफी थोड़ी पुरानी है। बायोग्राफी क्रिक ने उनको नाम दिया था, हैजियोग्राफी थोड़ी रोमन हो जाती है। एक खास इनमें डिफरेंस ये होता है ना कि हैजियोग्राफी एक्सक्लूसिवली डील्स विद द सेंट्स एंड बायोग्राफी तो किसी भी लोग के साथ डील कर जाती है। हिंदी में दोनों को जीवनी ही कहते हैं। संगम टेक्स्ट पे आते हैं, संगम लिटरेचर। तो ये अर्लियर लिटरेचर ऑफ साउथ वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट कलेक्टिवली कॉल्ड संगम ऑफ लिटरेरी गैदरिंग। तो पहली जो गैदरिंग हुई थी उसको मदुरई में हुई थी 44440 ईयर्स के लिए। सेकंड जो होती है वो कपटापुरम 1300 ईयर्स। पहली जो गैदरिंग होती है संगम वो मदुरई में है, सेकंड है वो कपटापुरम में है, तीसरी भी फिर से मदुरई में है जो कि 1850 जिसका टाइम फ्रेम है। हालांकि इसको हिस्टोरिकली डाउट किया जाता है बट एज अ पार्ट ऑफ मैथोलॉजी मान ली जाती है। जो खास करके इनको तीसरी जो गैदरिंग हुई थी मदुरई वाली 1850 वाली, उसमें ना कुछ जो इनके फेमस नेम्स हैं किंग्स के, सेंट्स के, म्यूजिशियंस के, वो रिलेट कर पाते हैं, उसमें नाम निकल के आती हैं। They also collectively are the part of classical early Tamilian literature। ये Tamilian literature के classical early part के भी हिस्से हैं। Rather than संगम literature to some of the historians, okay? और इनकी जो ग्रामर पे बुक है तामिलियन में उसको टोल्कापियम, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोल्कापियम TOLKPIYAM टोल्कापियम इज अ ग्रामेटिकल बुक, वर्कबुक, फेमस बुक ऑफ दिस एरा। अच्छा फाइन, जब हम लिटरेरी सोर्स की बात कर ही रहे हैं हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में, तो एक इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है इसका वो है फॉरेन राइटर्स एंड अकाउंट्स। जो भी लोग आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, उन्होंने भी कुछ लिखा है जो कि हिस्ट्री को जस्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, क्या कहते हैं कि रिक्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इन्हीं में से कुछ नाम है जैसे कि 5वीं शताब्दी BC में मेगास्थनीज के इंडिका जो कि एम्बेसडर से सेल्यूकस निकेटर के, इनकी कुछ जो बुक की जो रेमिनेंट है वो पैराफ्रेजेस में ही बची हुई हैं। इसके अलावा जो ग्रीक नेम में आते हुए एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन रेंडर करती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में रेंडर करती है। लेटर ऑन हम आते हैं कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर्स भी इंडिया में आए थे, जैसे फाहियान 399 से 414 तक, वैन सिंह 629 में, हर्षवर्धन के टाइम में, और अरिजीत सिंह 7th सेंचुरी में। इसके अलावा अगर हम क्या कहते हैं कि मुस्लिम एरा के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो 1970 से लेकर के 1046 तक जीवन काल जिनका था वो 11th सेंचुरी में आए थे इंडिया में। अल-बिरूनी जिनकी किताब हिंद और तहकीक हिंद
अरबिक में बोले तो। ये बहुत मशहूर है, इन्होंने जिसके लिए इन्होंने इंडिया के ऊपर में लिखा था, यहाँ की जो भी संस्कृत जो लिटरेचर उसको रिव्यू किया था और जानने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा फिरदौसी की शाहनामा फ्रॉम द फिरदौसी एंड सादी की गुलिस्तान, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनती है एज अ फॉरेन ट्रैवलर्स। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एंशिएंट काल की बात कर रहा हूँ। अगर एक्सटेंशन इसकी मानते हैं क्या कहते हैं कि 11 कुतुबुद्दीन ऐबक के आने तक में, तो इसके एक्सटेंशन तक में ये लोग हैं। आप अगर बाकी ट्रैवलर्स के बारे में बात करिएगा, इटालियन ट्रैवलर्स में, फ्रेंच ट्रैवलर के बारे में बात करिएगा, ट्रैवलिंग के बारे में बात करिएगा, वो मिडाइवल पीरियड में आते हैं। हम अभी एंशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसके बाद हमारी दूसरी जो रहेगी वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड यू कैन लुक एट हियर, ठीक है। स्ट्रक्चर्स, इमारतें, आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ, बोन, सील, क्वाइन, स्क्रप्चर्स, मूर्ति, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री जिसमें ब्लेड्स हैं, स्टोन्स हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाती हैं। इसके अलावा मेटेरियलिस्टिक एविडेंस इज़ अ की टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ विच craft tradition and lifestyle of people are determined. Also, so and so, they do not provide a complete picture of the material culture of ancient life, because if you are not going to correlate this with the literary sources, how you are going to visualize every aspect of the people of the ancient time. Also depends amounts of kind of material that is preserved. तो रिकन्स्ट्रक्शन में चीज़ें ये भी इम्पॉर्टेंट होती है कि कितने मटेरियल को प्रिजर्व किया गया है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि क्रिमिनल साइड पे अगर बहुत सारे क्राइम एविडेंस हट गए तो क्रिमिनल को आप कितना ही सज़ा दे पाओगे उसको इस्टेब्लिश कैसे करोगे। उसी हिसाब से अगर आर्कियोलॉजी में बहुत सारे एविडेंस नहीं है तो आप हिस्ट्री को कैसे इस्टेब्लिश करोगे, यू नो, वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। यप तो साइट्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि बाढ़ आती है, टेक्टोनिक मूवमेंट विद अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस एंड एक्सेट्रा। बाकी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको हम लोग अगले क्लास और में जानेंगे, जो कि हमारी पैलेओलिथिक इसके साथ शुरू होगी, स्टोन एज के साथ शुरू होगी, और इसमें फिर हम समझेंगे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है। तो ये हमारा एक क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन था, डेमो इंट्रोडक्शन था। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हुई और लिटरेरी सोर्सेज हुई, इससे हम हिस्ट्री फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और जो आपका पहला टॉपिक है इस सिलेबस का कि सोर्सेज एंड थीम्स ऑफ हिस्ट्री, उसकी हम पुनर्धारणा, उसकी हम सोर्सिंग, उसकी हम कंस्ट्रक्शन वो कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर मैं अब साइन ऑफ करता हूँ यहाँ से। जोहार सभी को, नमस्कार, एंड रिमेंबर टू गेट दिस 3 बुक्स, ओके। सो फ्रॉम हियर ऑथर रचल प्रदर्शी साइनिंग ऑफ, सी यू सून अगेन।